Hello everyone, a very good evening. Good evening everyone. Am I audible and visible? कैसे हो आप लोग? How are you kids doing? एक बार ये जल्दी जल्दी से बता दो. गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. ऑल राइट, तो मतलब अच्छे से सबको मेरी आवाज आ रही है बढ़िया तरीके से. यार फटाफट से क्लास को एक बार ही लाइक और शेयर कर दो जल्दी जल्दी. कल हमारी क्लास नहीं हो पाई. आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. आई वाज नॉट फीलिंग वेल यस्टरडे, बट अभी आज हम लोग नोटिस राइटिंग करने वाले हैं. बहुत सारे बच्चों के जो एग्जाम्स हो रहे हैं स्कूल में, उनमें आपका नोटिस राइटिंग आ रहा है, और आपके बोर्ड एग्जाम में भी ये जो टॉपिक है 4 नंबर का आने वाला है. सो बहुत इंपॉर्टेंट है. फटाफट से आ जाओ यार. जितने भी बच्चे नए हैं उनको मैं बता दूं, बच्चे आप लोगों के लिए क्लास 12th की प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी चैनल पे बना रखी है. तो अगर आपने नहीं देखी आप लोग जाके देख सकते हो. इट्स गोना हेल्प यू अ लॉट. तो क्लास 12th 2024-25 की जो प्लेलिस्ट है वो मैंने बना दी है, जिसमें आपके जितने भी मैंने अभी तक आपको क्लास 12th के चैप्टर्स कराए हैं वो आपको उसी प्लेलिस्ट में देखने मिल जाएंगे. आपको इधर उधर धक्के नहीं खाने पड़ेंगे उसके लिए. ठीक है बच्चे, शुरू करते हैं अमेजिंग सी क्लास को. यार देखो, नोटिस लिखने में ना कोई आफत वाली बात नहीं है. हमने चैप्टर नंबर पहला पढ़ा ना, द लास्ट लेसन, उसमें एक बच्चा था फ्रांस, है ना. अब उसने भी फटाफट से स्कूल जाते हुए नोटिस बोर्ड पे कुछ पढ़ा था. यानी कि नोटिस होता क्या यार? नोटिस मतलब उतनी ही जानकारी जितने बंदे को चाहिए. हमें उससे रिश्तेदारी नहीं करनी, हमें उनसे रिश्ता नहीं करना, हमें उनसे शादी ब्याह नहीं करना. अपने को ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. ज्यादा एफर्ट नहीं मारना बच्चों. जितना क्वेश्चन में बोला है उतना ही लिखना है. 50 वर्ड से ज्यादा का नोटिस लिखने की जरूरत ही नहीं है. अब अगर 50 वर्ड लिखकर 4 नंबर मिल रहे हैं तो क्यों ना हम अगले 10 मिनट ध्यान से सुन लें और 4 के 4 नंबर अपने पूरे ले लें. ठीक है. सो यहाँ पे सबसे पहले तो नोटिस क्या होता है आपको पता ही है. किसी भी तरीके का अनाउंसमेंट, है ना. अगर आपको कोई चीज अनाउंस करना है, अगर आपको कोई चीज बताना है, वो अपन क्या करते हैं, हर एक को तो जा जाके बताएंगे नहीं. अब मान लो अपन एक सोसाइटी में रह रहे हैं. ठीक है, मान लो आप लोग एक सोसाइटी में रह रहे हो और वहां पर अब क्या आप हर किसी के, अच्छा तारक मेहता तो सबने देखा है ना. तारक मेहता का उल्टा चश्मा सबने देखा है, यस और नो? देखा ही होगा. अब उसमें क्या जो भीड़े हैं वो हर किसी के घर जाकर एक बात बोल सकता है बार बार पूरी सोसाइटी में कि तारक मेहता के घर चला गया, जेठालाल के घर चला गया, हाथी के घर चला गया, सोडी के घर चला गया, सबको जा जाके अलग अलग बोल रहा है? नहीं. वो क्या करता है, नोटिस बोर्ड पे लिख देता है. उसका भी है ना एक बोर्ड, तो उस पे वो लिख देता है. तो कोई भी अनाउंसमेंट, कोई भी न्यूज आपको ज्यादा जनता तक पहुंचानी है इकट्ठे, आप क्या करते हो, आप नोटिस लिख देते हो. नोटिस आपका हमेशा और हमेशा फॉर्मल होना चाहिए और बहुत ही ज्यादा सिंपल होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए. फालतू की बकवास अपने को बच्चों नोटिस में नहीं लिखनी. ठीक है बच्चे, चलो. अब यहाँ पे नोटिस आएगा पेपर में कितने नंबर का, इसको समझ लो. 4 नंबर का नोटिस आएगा, जिसमें फॉर्मेट का आपका 1 नंबर है. पहले यानी कि पिछले साल से पहले तक ये 5 नंबर का आया करता था, 2022-23 तक. फिर उसके बाद इन्होंने चेंज कर दिया 2023-24, लास्ट ईयर से ही ये 4 नंबर का आता है. ठीक है, तो 4 नंबर का ये आएगा. अभी नई मार्किंग स्कीम आई नहीं है, तो हम मान के चल रहे हैं कि सेम ही आएगा. इतनी जल्दी जल्दी तो बदलते नहीं है मार्किंग स्कीम, बट अगर स्टिल आगे चलकर अगर सीबीएसई कोई चेंज करता है तो मैं आपको बता दूंगी. ठीक है, तो फॉर्मेट अगर आप सही लिखते हो आपको 1 नंबर मिलेगा. आप कंटेंट में क्या लिख रहे हो इस चीज के आपको 2 नंबर मिलेंगे, और आपकी स्पेलिंग और ग्रामर का आपको 1 नंबर मिलेगा. समझ में आया कि आपकी स्पेलिंग सही होनी चाहिए, ग्रामर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपकी नहीं होनी चाहिए. गॉट इट? इज इट क्लियर बच्चे? चलिए शुरू करते हैं. अब जो सीबीएसई ने अपना फॉर्मेट निकाल कर दिया है वो ये है. ये एग्जैक्ट मैंने उनकी वेबसाइट से उठाया, ऑफिशियल वेबसाइट. ठीक है, ये उन्होंने लास्ट ईयर निकाला था. इससे पहले वाले साल में उन्होंने नोटिस में कोई चेंजेस कर दिए थे, हेडिंग हटा दिया था, सिग्नेचर को नीचे कर दिया था. बट अभी लास्ट ईयर से ही 2023 से ही यही फॉर्मेट उन्होंने रिलीज करा है, जो कि हमारा पहले वाले जो नोटिस का फॉर्मेट था उसी से मेल खाता है. अगर आप ये लिख कर आते हो तो 1 नंबर, 4 में से 1 नंबर तो आपका पक्का पक्का है.
फॉर्मेट क्या है इसको समझ लो। हमेशा नोटिस आपका एक बॉक्स में होगा, सबसे ऊपर आपका नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आएगा। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मतलब कौन नोटिस लिखवा रहा है। ज्यादातर ये वाली चीज आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दी होती है, अभी एग्जाम्पल करेंगे तो देख लेंगे कि यू आर स्टूडेंट ऑफ XYZ स्कूल, तो XYZ स्कूल क्या हो गया आपका, ऑर्गेनाइजेशन हो गया कि हाँ भाई कौन लिखवा रहा है, स्कूल का नाम क्या है, ठीक है। तो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लिखोगे आप। उसके बाद बोल्ड मतलब कैपिटल लेटर्स में आप लोग नोटिस लिख दोगे ऐसे ही, NOTICE। ये लिखने के बाद लेफ्ट साइड पे आपको अपना डेट डालना है, ठीक है। डेट डालने के बाद नेक्स्ट लाइन में बीचों बीच आप हेडिंग डालोगे कि हाँ भाई हेडिंग क्या है, सिंगिंग कंपटीशन है, डिबेट कंपटीशन है, हाँ किस चीज के लिए नोटिस लिखा जा रहा है, जो आपको ये भी आपको ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर में दिया होगा, तो आप लोगों को हेडिंग डालना है। इतना लिखने के बाद आपको डिटेल्स डालनी है। अब डिटेल्स में क्या क्या डालना है ये मैं आपको अभी बताऊंगी, 1 मिनट में आपको वेट करना है। उसके बाद जब आप ये कर लेते हो तो नीचे आप लोग अपनी सिग्नेचर करोगे, जो भी आपको क्वेश्चन में नाम दिया है वो डालोगे आप, है ना, जो भी इशूइंग अथॉरिटी का नाम है, जो भी आपको नाम दे रखा है वो। और अगर आपको क्वेश्चन पेपर में कोई ओहदा, कोई डेजिग्नेशन दे रखा है कि आप फलाना के कैप्टन हो, वाइस कैप्टन हो, है ना, जो भी हो, अगर कोई ओहदा है, डेजिग्नेशन है, तो आप वो डालोगे। तो इस पूरे तरीके से ये जो आपका फॉर्मेट है ये आपको फॉलो करना है। अगर आप इसे करेक्टली फॉलो करते हो तो आपका 1 नंबर पक्का। अब आ जाते हैं कि मैम नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डाल दिया, नोटिस लिख दिया, डेट डाल दिया, हेडिंग डाल दिया। अब यहाँ बीच में जो डिटेल्स है मैम उसमें हम क्या लिखे, तो इसमें ना बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसमें बिल्कुल कट टू कट अपन को लिखना है, यानी कि टू द पॉइंट लिखना है, कुछ भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं लिखनी। क्या लिखना है वो भी CBSE ने बता रखा है कि उसको क्या लिखा हुआ चाहिए। तो सबसे पहले तो एक लाइन होती है जो मैं आपको अभी बता दूंगी, आपको वही डिट्टो चेप कर आ जानी है। ड्रॉइंग अटेंशन वाली लाइन होती है, ठीक है, कि भाई ये किसके लिए है नोटिस, ये आपको बताना है, ठीक है, कि दिस इज टू इन्फॉर्म टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th and 10th या 11th and 12th। अभी मैं वो आपको लाइन बता दूंगी। ये लाइन लिखने के बाद आप इवेंट को मेंशन करोगे कि क्या इवेंट है, किसके बारे में नोटिस है, सिंगिंग कंपटीशन हो रहा है, डिबेट कंपटीशन हो रहा है, क्या हो रहा है, किससे रिलेटेड नोटिस है, वो इवेंट मेंशन कर दिया। उसके बाद DTV मतलब डेट, कब है इवेंट, टाइम, ठीक है, और कहां पर है, वेन्यू क्या है। ये 3 चीजें बहुत 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 ज्यादा मायने रखती हैं एक नोटिस में। तो DTV लिखना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना कि डेट क्या है, टाइम क्या है और वेन्यू क्या है। उसके बाद आप एप्लीकेशंस को इनवाइट करोगे नोटिस में कि भाई जितने भी इंटरेस्टेड लोग हैं वो कृपया करके अपना जो एप्लीकेशंस हैं वो सबमिट कर दें, या फिर अपना नाम जो है सबमिट कर दें। अंडरसाइंड लेटेस्ट बाय मतलब कि मान लो अगर सिंगिंग कंपटीशन 20 तारीख को है तो भाई 15 तारीख तक, लेटेस्ट 15 तारीख तक आप लोग अपना नाम मॉनिटर या क्लास टीचर को दे दो। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें इंक्लूड करनी है, इसके अलावा कुछ इंक्लूड नहीं करना। तो आप इवेंट क्या है ये बताना है, कौन सी डेट पे है, टाइम पर है, कहां पर है, ये 3 चीजें DTV बतानी है। कौन कौन इंटरेस्टेड है भैया अपना नाम दे दो ये बोलना है, और डेडलाइन है कि कब तक आप नाम दे सकते हो ये बताना है। तो ये 4 से 5 चीजें आपको यहां पर लिखनी है, ठीक है। समझ में आया सबको, फॉर्मेट क्लियर है? तो एक बार फटाफट बताओ, फिर हम एग्जाम्पल पे चल रहे हैं। जल्दी जल्दी मुझे सारे बच्चे बताएंगे, फॉर्मेट क्लियर है ना पूरा? हाँ, ये पूरी PDF या सारी स्लाइड, सारे क्वेश्चन आंसर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पर है, तो आप लोग प्लीज टेलीग्राम इंस्टॉल कर लो, ज्वाइन कर लो। एक व्हाट्सएप चैनल भी मैं बना रही हूं आप लोगों के लिए, जिसका लिंक आपको संडे वाली क्लास में 8 बजे मिल जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया ना सबको? आसान है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? बस ये फॉर्मेट अपने दिमाग में बिठा लीजिए। सबसे ऊपर नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फिर अपना बड़े कैपिटल लेटर्स में आपको नोटिस लिखना है, साइड में लेफ्ट में आपको डेट डाल देनी है, उसके बाद बीच में आपको हेडिंग देना है, उसके बाद अपना ये जो मेन बॉडी है लिखना शुरू करना है। अभी 2-3 एग्जांपल बता दूंगी तो वैसे ही आपको रट जाएगा कि क्या आपको लिखकर आना है। इसमें डेट, टाइम, वेन्यू और डिटेल्स देना जरूरी है, क्या इवेंट है। लास्ट में आप अपना सिग्नेचर डालोगे, नाम डालोगे, डेजिग्नेशन डालोगे, बात खत्म। नोटिस में और कुछ नहीं डालना, बहुत ही छोटा लिखना है आपको और बॉक्स में कर देना है बंद, काम खत्म। अब चलते हैं एग्जाम्पल पे। अगर इतना समझ में आ गया तो देखो, सबसे पहले तो मान लो कोई अपना स्कूल का नाम है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में गिवन होगा, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन का नाम लिख दिया ABC पब्लिक स्कूल। उसके बाद अपन ने क्या करा, नोटिस डाल दिया,
ये आपको कैपिटल में लिखना है, ऐसे करके डाल देना। कैपिटल में नहीं लिखो तो इस तरीके से अंडरलाइन कर देना, जो भी करना आप कर सकते हो, ठीक है। मतलब एक बोल्डनेस आना चाहिए, पता चल जाए बंदे को हाँ भाई नोटिस है, ठीक है। नोटिस लिखने के बाद आपने को क्या करना है, लेफ्ट साइड पे डेट डालना है। ये चीजें बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, बार बार बोल रही हूं, अपने दिमाग में बिठा लो, जैसे लिखा है बिल्कुल वैसे। ये नहीं है कि हेडिंग ऊपर लिख दो डेट नीचे लिख दो, ऐसा नहीं करना, ठीक है। ये तीसरे नंबर पर डेट है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये फोर्थ है, तो इसी तरीके से आपको चीजों को लिखना है। तो डेट डाल दी अपन ने यहाँ पे 26 फरवरी 2020, उसके बाद अपन ने यहाँ पे हेडिंग डाल दी अटेंशन ऑल म्यूजिक लवर्स, ठीक है। अब आप हेडिंग अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डाल सकते हो, 3 से 4 शब्दों में आपको हेडिंग डाल के बात को खत्म करना है। उसके बाद अब हमने क्या करा, कंटेंट स्टार्ट करा अपना। कंटेंट क्या स्टार्ट करा, ABC पब्लिक स्कूल विल होस्ट तारंग एंड इंटर स्कूल म्यूजिक कॉम्पिटिशन। अब आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो कि दिस इज टू इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ ABC पब्लिक स्कूल दैट वी आर होस्टिंग तारंग एंड इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन एंड इंटर स्कूल म्यूजिक कॉम्पिटिशन। तो किसी भी तरीके से आप शुरू करो। यहां पर आपने बता दिया व्हाट, यानी कि इवेंट क्या है, स्कूल म्यूजिक कॉम्पिटिशन है। अब आपने यहाँ पे डेट बता दिया फ्रॉम April 1 to 10, ठीक है। ध्यान रखना जो आज की डेट है उसके बाद की ही डेट डालोगे, क्योंकि कोई भी चीज आज से पहले की तो नहीं होगी ना, पास्ट के लिए थोड़ी नोटिस बना रहे हो, फ्यूचर के लिए बना रहे हो। तो जो भी आज की डेट है, आज से बाद की ही कोई इवेंट की डेट डालनी। आज अगर फरवरी की डेट डाली है तो हमने यहाँ अप्रैल की डेट डाल दी। अब आगे क्या है, अब हमने बता दिया कौन कौन अप्लाई कर सकता है इसके लिए। तो स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6 to 12 कैन अप्लाई बाय सबमिटिंग देयर नेम्स टू द रिस्पेक्टिव क्लास टीचर्स बाय Feb 29। तो यहाँ पे हमने क्या करा, एक आपको लेटेस्ट बाय डेट देनी पड़ेगी, डेडलाइन देनी पड़ेगी कि आज की डेट देख लो और आज के बाद की कोई 5-6 दिन के बाद की डेट डाल दो कि भाई आप इतने तारीख तक प्लीज अपने नाम सबमिट करा दो। जैसे नॉर्मली स्कूल्स में होता है, मान लो अगर आपके स्कूल में डांस कॉम्पिटिशन है, कोई अनाउंसमेंट करने आया तो वो क्या बोलेगा कि भाई आज से 2 हफ्ते बाद, मान लो 15 तारीख को हमारा डांस कंपटीशन है, 15 मई को, ठीक है। और आज हमारे पास डेट हो गई है, हमारी कितनी डेट है आज, 25 तारीख है ना मेरे ख्याल, आज 25 अप्रैल हो गई है। तो 15 मई को कंपटीशन है, आप लोग प्लीज जितने भी लोग इंटरेस्टेड है अपना नाम क्लास टीचर को दे देना 1 तारीख तक, राइट। तो ऐसे बीच की डेट आपको डालनी है, वो आपने डाल दी। अब आपने यहाँ पर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दिया कि जो स्टूडेंट का सिलेक्शन है दैट विल बी डन बाय म्यूजिक इंस्ट्रक्टर, और शेड्यूल भी बता दिया कि मार्च 1 को शेड्यूल दिया जाएगा। ये टोटली एक्सेप्शनल है, लिखना है लिखो वरना मत लिखो। उसके बाद आपने बोल दिया कि भाई इसे जज करेंगी फेमस सिंगर मिसेस बेला शिंदे। ये जो कंपटीशन है ये स्कूल कैंपस में ही होगा। और फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अंडर साइन, ये लाइन आप लोग याद कर सकते हो। ये लाइन को आपको एज इट इज लिखना है, जो नो ठीक है, ये लाइन को आपको एज इट इज लिख दो कि भाई आगे की डिटेल्स के लिए कांटेक्ट करो। अंडरसाइन मतलब जिसका नाम नीचे लिखा है, जिसका नाम नीचे मेंशन है। फिर अगेन यहाँ पर आपके सिग्नेचर आ जाएंगे, यहाँ पर आपका नाम आ गया नेहा शर्मा और यहाँ पे आपकी डेजिग्नेशन आ गई कि सेक्रेटरी म्यूजिक क्लब। तो इस तरीके से इस फॉर्मेट में आपको अपना जो नोटिस है वो लिखना है। एम आई क्लियर एवरीवन? नहीं, ये डॉट डॉट कुछ नहीं बनाना, ये आपके अभी आपको सिखाने के लिए बनाया गया है, ये आपको कुछ नहीं बनाना, ठीक है। आप पूरा लिखोगे इसी स्ट्रक्चर में, ऐसे बस एक ही बॉक्स बनाना है आपको और आपको कुछ नहीं बनाना, ठीक है। अब यहाँ पे 2-4 चीजें याद रखो, कोई भी अपना डेटा आपको ऐड नहीं करना। जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है केवल और केवल आपको वही प्रोवाइड करनी है। हमेशा एक फॉर्मल टोन का इस्तेमाल करना है, कोई भी व्हाट्सएप भाषा का वहां पे आपको प्रयोग नहीं करना। क्वेश्चन में जितनी चीजें दी हैं वो हर एक चीज आपको लिख कर आनी है। नोटिस में एक भी चीज आपको मिस नहीं करना, डेट हो गया, टाइम हो गया, प्लेस हो गया, डेजिग्नेशन हो गया, कुछ भी आपको मिस नहीं करना। तो इन चीजों का ध्यान रखना है आपको। 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। रिपीट मत करना कोई इन्फॉर्मेशन, इसके बोर्ड एग्जाम में नंबर कटते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूं, ठीक है। रिपीट नहीं करना कोई इन्फॉर्मेशन। हमेशा आपको नोटिस को बेटा जी बॉक्स में डालना है। नोटिस हमेशा जो बॉक्स बनाओ पेंसिल से बनाओगे तो ज्यादा सही रहेगा आप लोगों के लिए। नोटिस हमेशा छोटा रखना। दूसरी बात, जो नोटिस और हेडिंग है उस पे थोड़ा फोकस करना, थोड़ा बोल्ड करके उन दोनों चीजों को आपको लिखना है। उसके बाद आपको कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देनी, वो मैंने बोल दिया है। ये जो 5 W है इसका जवाब आपको जरूर देना है नोटिस के अंदर।
पहला व्हाट यानी कि इवेंट क्या है, क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, कहां हो रहा है, और अगर कोई चीफ गेस्ट है तो वो कौन है या कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इन चीजों का जवाब आपको देना ही देना है। प्रेजेंटेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैं आपको कुछ लाइंस दे रही हूं, हैक की तरह समझ लो इसको, कि आप लोग इसको एग्जैक्ट लिख कर आ सकते हो, शुरू कर सकते हो कि इट गिव्स मी द ग्रेट प्लेजर टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट, और फिर जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है वो लिख दो, या फिर आप अपने नोटिस को शुरू कर सकते हो, इट इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ, जो भी आपके क्वेश्चन में क्लासेस हैं, ऑफ क्लास 9 to 10th या ऑफ क्लास 11 to 12th या ऑफ क्लास 8 to 12th, ठीक है, या ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड, या दिस इज इन्फॉर्मिंग ऑल द स्टूडेंट्स। तो इन चारों में से कोई भी एक लाइन आप लोग पकड़ लो, 1 से 2 लाइन, और आप लोग इस तरीके से अपने नोटिस को शुरू कर सकते हो। क्लियर एवरीवन? एक और एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा है यू आर आसमा आशीष, आपका नाम दे दिया, आपको बोला है आप हेड गर्ल हो, अगर लड़की है तो आसमा नाम लिखेगी, हेड गर्ल हो जाएगा, लड़का है तो आशीष लिख देगा, हेड बॉय हो जाएगा। ठीक है जी, इतना समझ में आया। अब यहाँ पर XYZ इंटरनेशनल स्कूल के हो आप, आपका जो स्कूल है वो पब्लिश करने वाला है एनुअल मैगजीन नेक्स्ट मंथ। अब स्कूल में मैगजीन तो आती है, हमारे स्कूल वाले तो पैसे भी लेते थे जबरदस्ती उस मैगजीन के, तो बोल रहे हैं कि एनुअल मैगजीन आएगी आपके स्कूल की नेक्स्ट मंथ, आपको नोटिस लिखना है फॉर योर नोटिस बोर्ड ऑफ इनवाइटिंग स्टूडेंट्स टू सबमिट राइट अप्स, यानी कि कुछ कुछ अपना राइट अप सबमिट कर दे ताकि वो मैगजीन में अपन छाप पाए। तो अब यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी, आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले तो XYZ इंटरनेशनल स्कूल डाल दिया, क्वेश्चन में गिवन था डाल दिया। ये नोटिस को थोड़ा सा यहां लिखना, बीच में आपने लिख दिया नोटिस, उसके बाद आपने डाल दी डेट, आपने दे दिया यहां पर आपका टॉपिक कॉल फॉर सबमिशंस, ठीक है, टॉपिक आप कुछ भी दे सकते हो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहां तक लिख दिया। अब आप शुरू करो, दिस इज टू इन्फॉर्म, अब यहां पर दिस इज टू इन्फॉर्म करके भी शुरू कर सकते हो कि दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट आवर स्कूल इज गोइंग। अब सारा क्वेश्चन से लिखना है बच्चों, अपना दिमाग ना के बराबर लगाना है, ठीक है। तो सारा क्वेश्चन से उठा के लिख दो कि स्कूल इज गोइंग टू पब्लिश इट्स एनुअल मैगजीन नेक्स्ट मंथ, यही लिखा था ना यहाँ पे, गोइंग टू पब्लिश द एनुअल मैगजीन नेक्स्ट मंथ, एग्जैक्ट हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया, ठीक है भाई। आगे हमने लिखा ऑल दोज हु विश टू कॉन्ट्रीब्यूट, कि जितने भी लोग चाहते हैं कि उनका जो राइटअप है वो छपे, वो क्या करे, अपनी एंट्री को मेल कर दे टू xyzmagazine@gmail.com, है ना, कोई भी ईमेल आईडी डाल दी रैंडम सी झूठ सी कि भाई इस पे अपना मेल कर दो। राइटअप्स विल बी एक्सेप्टेड लेटेस्ट बाय March 30, ये लाइन लिखना जरूरी है ना, कोई डेडलाइन देना जरूरी है, बार बार बोल रही हूं मैं आपको। तो आपने यहाँ पे 1 मार्च की डेट डाल दी थी, नेक्स्ट मंथ आपकी जो मैगजीन है पब्लिश हो रही है, तो कोई भी बीच की डाल दो, यहाँ पे 30th डला हुआ है, 15 डाल दो, 17 डाल दो, 20 डाल दो, है ना। तो लिखा है भाई हम तो एक्सेप्ट करेंगे केवल 30 मार्च तक ही। यू कैन टेक एनी टॉपिक ऑफ योर चॉइस, आप अपनी चॉइस का कोई भी टॉपिक ले लो। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन, ये लास्ट लाइन तो मैंने बोला ही, आप हर नोटिस में लिखकर आ सकते हो कि फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट योर रिस्पेक्टिव क्लास टीचर्स। थैंक यू लिख दिया, थैंक यू भी लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पर आप नीचे साइन कर दोगे, यहां पर आ जाएगा आसमा आशीष और नीचे आ जाएगा आपका डेजिग्नेशन। तो केवल इतना ही आपको नोटिस लिखना है, समझ में आया। एक और देख लो, लिखा है ABC कॉन्वेंट स्कूल, ठीक है, डाला नोटिस, यहां पे डाला डेट, यहां पे डाल दिया अपन ने टॉपिक इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन। अगेन अब हम हमारे नोटिस को शुरू करेंगे, या तो हम शुरू कर सकते हैं बोल के दिस इज टू इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल दैट यू नो वी आर लॉन्चिंग या वी आर बीइंग अ पार्ट ऑफ, या कुछ ऐसा करके, या तो सीधा ही लिख दो कि आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन। कब है ये, टाइम डेट क्या है, March 19, 2019। अब यहाँ पे 1 मार्च है तो हमेशा फ्यूचर की डेट डालो। ट्यूसडे एट 12 PM, यहाँ पे टाइम दे दिया, तो DTV देना जरूरी है, यानी कि डेट टाइम वेन्यू, डेट हो गया टाइम हो गया, वेन्यू क्या है, इन द स्कूल ऑडिटोरियम, वेन्यू भी हो गया। मोर देन 20 स्कूल्स फ्रॉम ऑल ओवर द सिटी विल पार्टिसिपेट, अब इंटर स्कूल है तो और भी स्कूल्स आ रहे हैं। नीचे आपने बोल दिया इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड लेटेस्ट बाय March 10, तो यहां पर हमने एक डेडलाइन दे दिया कि भाई March 10 तक कॉन्टैक्ट कर लो। अंडरसाइंड मतलब
जो नीचे हैं उनसे आप कांटेक्ट कर लो। तो यहाँ पे अपन ने फिर से साइन कर देंगे, यहाँ पे अपन ने डाल दिया नाम और यहाँ आ गई हमारी डेजिग्नेशन। ठीक है, आई होप कि इतने एग्जाम्पल्स के बाद तो आपको समझ आ ही गया होगा। मैम नोटिस लिखेंगे प्लीज टेल मी। हाँ बेटा नोटिस तो ये तो लिखना ही है, मैंने बोला तो ये लिखना है आपको। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? आई होप नोटिस इज क्लियर। ऑल्सो यार जितने बच्चों ने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया यार प्लीज लाइक कर दो, बिकॉज लाइक्स बिल्कुल भी नहीं दिख रहे। शुरू करते हैं हम लोग आपका जॉब एप्लीकेशन लेटर। पूरे नंबर लाने हैं तो सुनना तो पड़ेगा ही। तो सबसे पहले जॉब एप्लीकेशन लेटर लिखने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये बेसिकली होता क्या है। अब जैसे कि यार आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जॉब की एप्लीकेशन देना है ना। अब अगर आपको किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना है, किसी भी जॉब के लिए, राइट, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपना क्या करना, बायोडेटा बनाना, अपना जॉब एप्लीकेशन लेटर लिखना, राइट। यस और नो? हाँ, क्योंकि जब तक आप बताओगे नहीं आप कौन हो, जब तक आप बताओगे नहीं आप क्यों जॉब के लिए सूटेबल हो, जब तक आप बताओगे नहीं कि सामने वाला आपको क्यों हायर करे, किस बात के पैसे दे वो आपको, ठीक है, तब तक क्या ही पॉइंट है किसी भी चीज का। सो जॉब एप्लीकेशन लेटर मतलब एक सिंपल एम्प्लॉयमेंट लेटर जो आप लिखते हो जॉब को पाने के लिए, ठीक है। वो एक बेसिक चीज होती है जिससे आपका जो जॉब सीकर है, मान लो अगर मैं रख रही हूं किसी को जॉब पे, तो मैं उसको जान पाऊंगी कि भाई वो क्या, कहां तक पढ़ा लिखा है, वो कौन है, उसने क्या काम करा है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसके पास स्किल्स क्या है, राइट। स्किल्स आज की डेट में बहुत जरूरी है, तो उसके पास स्किल्स क्या है, ये सारी चीजें मैं उसको क्या करूंगी, बता पाऊंगी, ठीक है। इवन यार जितने बच्चों को नहीं पता मैं यहाँ पे बता देती हूँ, वैसे तो मैक्सिमम बच्चों को पता ही होगा। अगर आप भी अपनी छुट्टियों में कुछ अच्छा लर्न और अर्न करना चाहते हो, है ना, स्टूडेंट्स अक्सर ढूंढते हैं हाउ टू अर्न ए साइड इनकम, तो देयर इज दिस गवर्नमेंट रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म जिसपे आई एम वर्किंग पर्सनली। आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ स्किल्स और आई एम अर्निंग ऑल्सो फ्रॉम दैट प्लेटफॉर्म। तो आप लोग भी अपनी इन छुट्टियों में या साइड में अगर आपके पास कोई 1 घंटा आधा घंटा फ्री होता है, तो आप लोग उस फ्री टाइम को कहीं पर किल करने से अच्छा है कि आप लोग भी अपनी स्किल्स पे अच्छे चीजों को इन्वेस्ट करो, स्किल को सीखो और साइड बाय साइड अपनी एक इनकम शुरू करो। तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो तो भाई मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना इंस्टाग्राम पे, ठीक है। चलो तो अभी के लिए फिलहाल वापस आ जाओ कि भाई यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन बेसिकली बता दिया है कि अपन लिखते हैं फॉर गेटिंग अ जॉब, तो ये तो अपने को क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि बायोडेटा क्या होता है। बायोडेटा मतलब होता है एक आदमी की जिंदगी के बारे में पता चलना कि भाई उसका एक्सपीरियंस क्या है ना, उसने लाइफ में किया क्या है, उसकी अचीवमेंट्स क्या है, उसने कहां कहां काम किया है, वो क्यों पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए सूटेबल है। अब यहाँ जॉब एप्लीकेशन लेटर में ना एक चीज होती है, क्या चीज होती है, देखो रियल लाइफ में तो जो हमारा बायोडेटा है वही है, हम उसको बदल नहीं सकते, है ना। अगर हम अब भाई हम टीचर हैं, डॉक्टर की जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, राइट। बट यहां पर क्या अच्छी बात है, इंग्लिश के पेपर में हम कुछ भी बन सकते हैं, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ भी बनना ही पड़ेगा। जो भी आपको क्वेश्चन पेपर में टॉपिक दिया हुआ है कि इस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करो, आप उसके हिसाब से अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को बदल देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लिखा है टीचर की जॉब के लिए अप्लाई करो, तो सारी चीजें, मान लो इंग्लिश की टीचर के लिए तो भाई बीए इंग्लिश में करा है, एमए इंग्लिश में करा है, 4 साल का यहाँ एक्सपीरियंस है, 5 साल का वहां एक्सपीरियंस है, इस स्कूल में पढ़ाया है, इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ा दिया। तो बेसिकली उसके क्वेश्चन के हिसाब से आपको अपने जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी क्वालिफिकेशंस हैं, उसको चेंज करना है। ये नहीं है क्वेश्चन पेपर में बोला हुआ है अकाउंटेंट की जॉब के लिए अप्लाई करना है और आप सारी टीचर वाली क्वालिफिकेशन लिख कर आ रहे हो, तो वो आपको एज अ अकाउंटेंट क्यों हायर करेंगे, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे बायोडेटा को हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लिखना कैसे है वो भी बताऊंगी, तो इसलिए ढंग से सुन लो। 4 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आती है पर्सनल डिटेल्स, फिर आती है क्वालिफिकेशन, फिर आता है एक्सपीरियंस और फिर आता है रेफरेंस। तो ये 4 चीजों को याद रखना, ठीक है, अभी आगे काम आएंगी। चलो तो सबसे पहले हम लोग लेटर से शुरू करते हैं, फिर अपन जाएंगे बायोडेटा पर। तो ये मैंने सक्सेस वालों से लिया है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे उनका ये वेबसाइट पे, तो मैंने वहां से लिया है।
तो सबसे पहले देखो जॉब एप्लीकेशन का फॉर्मेट समझ लेते हैं, इसको हम लोग ना कवर लेटर भी बोलते हैं, ठीक है। ये बेसिकली एक मीन्स ऑफ इंट्रोडक्शन है, हमें इंट्रोड्यूस कराने के लिए उस आदमी से जो हमें जॉब पर रखना चाह रहा है। क्लियर हो गया इतना सभी को? अब यहां पर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले आएगा हमारा सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। सबसे पहले 2 लाइन में आप लोग यहां पर क्या लिख दोगे, सेंडर्स एड्रेस लिख दोगे। जैसे यहां देख रहे हो कि M114 नजफगढ़ दिल्ली लिख रखा है। अगर क्वेश्चन पेपर में एड्रेस गिवन है तो क्वेश्चन पेपर वाला ही लिखना है, क्वेश्चन पेपर में अगर एड्रेस नहीं गिवन है तो नहीं लिखना है क्वेश्चन पेपर वाला, अपने आप से बना के लिख दो, ठीक है। सो यहां पे सबसे पहले आएगा सेंडर एड्रेस। अब उसके बाद एक डेट छोड़ोगे और लिखोगे डेट। आपको क्लास 10th में भी बताया है, 11th में भी बताया है कि डेट हमेशा एक्सपैंड करके लिखना है। कभी भी डेट को ऐसे नहीं लिखना जैसे आप स्कूल की कॉपी में लिख रहे हो कि 12 हो गया, 08 हो गया, 24, ये गलत है, ये नहीं लिखना। हमेशा आपको डेट को एक्सपैंड करके लिखना है, ठीक है। तो अब आप एक्सपैंड करके 2 तरीके हैं, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 12 अगस्त 2024, ठीक है, या फिर उल्टा भी लिख सकते हो अगस्त 12 2024। इन दोनों में से किसी भी एक तरीके से आप लिख सकते हो, बट ऊपर वाले तरीके से आपको नहीं लिखना। इतना क्लियर है यार? ये जो अंदर लिखा है ना, ये आपको अभी पढ़ना नहीं है। अगर आपको दिख भी नहीं रहा तो जूम कर लो, वैसे पढ़ना नहीं है, ये सिर्फ आपके फॉर्मेट के लिए मैं लेकर आई हूं कि फॉर्मेट तो आपको दिख ही रहा होगा जो मैं समझा रही हूं, ठीक है। वरना आप जूम भी कर सकते हो आराम से। जैसे ये मेरा फोन सामने ही खुल रखा है, अगर वैसे तो दिख रहा है, इतना भी छोटा नहीं है, वैसे तो दिख रहा है, बट आप इसको इजीली ये देखो जूम भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप जूम भी कर लोगे तो भी आपको दिख जाएगा, तो दिखने में आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम है। चलिए, तो यहाँ पर सेंडर एड्रेस अपन ने डाल दिया, उसके बाद डेट डाल दिया, उसके बाद आप रिसीवर नेम और एड्रेस डालोगे जो कि आपके क्वेश्चन में गिवन ही होगा कि आपको किसको लिखना है ना। आप जॉब के लिए किसको लेटर लिख रहे हो वो तो गिवन ही होगा, तो आप वो डाल दोगे 3 लाइन में। जैसे हम एडिटर में डालते थे ना, द एडिटर, हिंदुस्तान टाइम्स, वैसे ही यहाँ पर द प्रिंसिपल, सनशाइन पब्लिक स्कूल पुणे। सो 2 से 3 लाइन में रिसीवर का नेम और एड्रेस डाल दिया। तो सबसे पहले हम किसको लिख रहे हैं, मान लो किसी कंपनी के मैनेजर को लिख रहे हैं, तो ऊपर आ जाएगा द मैनेजर, फिर आ जाएगा कंपनी का नाम, एक मान लो ABC फलाना कंपनी, और फिर नीचे हमारा न्यू दिल्ली, ठीक है। तो इस तरीके से रिसीवर एड्रेस लिख दिया, फिर एक लाइन छोड़ दिया। अब आएगा सब्जेक्ट यानी कि मुद्दा। सब्जेक्ट में क्या लिखोगे, हर सब्जेक्ट को आप ऐसे लिखकर आ सकते हो कि एप्लीकेशन फॉर द, और आगे जो भी आपके क्वेश्चन पेपर में पोजीशन दी है वो, ठीक है, कि एप्लीकेशन फॉर द लिखने के बाद जो भी क्वेश्चन पेपर में पोजीशन है वो लिख दो अपनी, ठीक है भाई। अब यहाँ पे एक ही सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखना है। जैसे यहाँ पे स्पोर्ट्स कोच के लिए है तो अपन ने लिख दिया एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्पोर्ट्स कोच। क्लियर? चलो, अब यहाँ पर फिर से एक लाइन छोड़ दी। अब आपको सैल्यूटेशन देना है, यानी कि रिस्पेक्टेड सर या डियर सर, मैम, आपको लिखना है। अब यहां से फिर जब आप इतना कर लेते हो तो आपका बॉडी लिखना शुरू होगा। अब यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में हमेशा आप लोग खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे। समझ में आ रहा है? यहां पर मैं लिख भी देती हूं, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये लेटर लिखना। सबसे पहले खाली बायोडेटा लिख कर आओगे, नंबर नहीं मिलेंगे। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमेशा आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है, ये बताओगे, और आपको कैसे इस जॉब के बारे में पता चला आप वो बताओगे। तो इसकी कुछ सेट ऑफ लाइन है जो हर में सेम रहती हैं, आपको याद कर लो और पेपर में लिखाओ, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोगों ने ये बता दिया कि आप कौन हो। दूसरा आप लोग ये बताओगे कि किस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो और हमें कैसे पता चला। तो हम लिख सकते हैं भाई आपने एक एड डाला था, है ना, इस डेट को, और हमें इससे पता चला। अभी मैं एग्जैक्ट लाइंस भी बता दूंगी क्या लिखनी है, अभी के लिए सिर्फ ये बता रही हूं कि फर्स्ट पैराग्राफ में लिखना क्या है। जैसे कि यहां पर हमने लिख दिया कि दिस इज विद रेफरेंस टू द एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड इन द स्टीम डेली द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले आपने बता दिया कि हमें ये आपकी एड से पता चला, फिर हमने न्यूज़पेपर का नाम बता दिया कि भाई किस न्यूज़पेपर में आपका एड छपा था, कि हिंदुस्तान टाइम में छपा था या किसी में भी, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था। और फिर हम यहाँ पर लिख देंगे डेट, कि कौन सी डेट को छपा था। तो लिख दिया 9 अगस्त 2024 या 3 कुछ भी। फिर आपने बता दिया कि आई एम प्रवीण, अपना नाम लिख दिया। एंड फिर ये वाली जो लाइंस है ना वो आप सेम लिख सकते हो
कि आई फाइंड माई सेल्फ वेरी suitable for the same as I have not only a degree in physical education but also a certified coach in athletics from the Sports Authority of India having an experience of 7 years. ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग बेसिकली एक्सपीरियंस वाली लाइन सेम लिख सकते हो सारी, बट जो क्वेश्चन पेपर में आपको जॉब दिया है वो जॉब आपको चेंज करके लिखना पड़ेगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टीचर का दिया है तो आप बोल सकते हो कि आई हैव नॉट ओनली अ डिग्री इन मास्टर्स इन इंग्लिश या कुछ भी, बट आई एम ऑल्सो अ सर्टिफाइड टीचर या आई एम ऑल्सो टीचिंग फ्रॉम द पास्ट 7 years. तो ऐसे करके आप लोग अपने बारे में 2 से 3 लाइन लिख सकते हो. अब नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 2 में क्या आएगा कि why they should hire you. आपके अंदर ऐसा क्या है जो बाकी के 50 लोगों में नहीं है, ये आप बताओगे उन्हें 2 से 3 लाइन के अंदर. ठीक है, तो आपने बोल दिया कि भाई आई वुड लाइक टू ब्रिंग इन टू नोटिस दैट आई पोसेस ऑल द अफॉरमेंशन्ड क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर द जॉब. कि जो जो आपने क्वालिटीज मेंशन करी हैं वो सारी क्वालिटीज मेरे अंदर हैं. ठीक है, ये आपने यहां पर लिख दिया. नेक्स्ट आपने क्या कर दिया, पैराग्राफ 3 में आप उनसे आउटकम के लिए पूछोगे. ठीक है, कि भाई कुछ तो मैंने इतना अप्लाई करा है, नेक्स्ट स्टेप क्या है. तो आप ये लिख सकते हो कि भाई आई एम अवेलेबल फॉर द इंटरव्यू ऑफ एनी डे ऑन योर कन्वीनियंस. कि जब आपको सही लगे मैं तब आ जाऊंगा इंटरव्यू के लिए. और ये लाइन तो आप एकदम रट लो, एज इट इज लिखाना कि इफ गिवन अ चांस टू सर्व यू, कि अगर आप मुझे हायर करते हैं, आई एश्योर यू, कि मैं आश्वासन देता हूं, दैट आई शैल वर्क विद अटमोस्ट सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन, कि मैं पूरा अपना मन से काम करूंगा. तो ये नीचे की 3 लाइन आप एज इट इज, मतलब इसमें मोस्टली लाइंस आप याद करके एज इट इज ढांचा लिख कर आ सकते हो. केवल जो वो वहां पे जॉब रोल होगा ना वो आपको चेंज करना है. क्लियर? जब आप इतना लिख लेते हो, ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए, छोटा सा ही चाहिए ये थोड़ी लाइन का. जब आपने लिख लिया, नेक्स्ट आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग करोगे योर्स फेथफुली लिखकर. ठीक है, यहां पर एफ छोटा आएगा क्योंकि योर्स के बाद एफ हो गया, टी हो गया, ये छोटा लिखते हैं. तो योर्स में अपोस्ट्रोफी नहीं लगाओगे, योर्स फेथफुली अपना नाम लिखोगे और लास्ट में ये जरूर लिखोगे एनक्लोज्ड बायोडेटा. एनक्लोज मतलब कि नीचे हम अपना बायोडेटा अटैच कर रहे हैं. तो आपको पेपर के अंदर लेटर के साथ अपना बायोडेटा भी बनाकर आना पड़ता है, इसलिए पूरा लेटर लिखने के बाद आपको लास्ट में लिखना है एनक्लोज्ड बायोडेटा. फॉर्मेट सभी को समझ में आया? यस और नो एक बारी प्लीज जल्दी से बता दो यार. इफ द फॉर्मेट इज क्लियर, फटाफट से बताओ, फिर मैं आपको कुछ और चीजें बताऊंगी जल्दी जल्दी. ठीक है, अब सबसे पहले देखो शुरू की लाइंस में, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, आप रेफरेंस बता दोगे. ठीक है, कि आपको कैसे पता चला, कि भाई हमें एक एडवर्टीजमेंट से पता चला. न्यूज़पेपर का नाम बता दोगे कि द हिंदुस्तान टाइम्स में छपा था, और डेट बता दोगे कि भाई 8 तारीख को या 9 तारीख को छपा था, उससे अपने को पता चला. तो आप लोग यहाँ पे न्यूज़पेपर का नाम, डेट और किस पोस्ट के लिए उन्होंने छापा था ये आप फर्स्ट पैराग्राफ में बता सकते हो. एग्जैक्ट चीजें मैं आपको बता रही हूं जो आप लिखकर आ सकते हो ताकि पेपर में आपका टाइम बर्बाद ना हो. ठीक है, ये 3-4 चीजें आपको एग्जैक्ट अपनी फर्स्ट पैराग्राफ में छाप देनी है. अब नेक्स्ट चलो, उसके बाद आप उन्हें ये यकीन दिलाओगे कि आप ही जन्मे हो उनकी पोस्ट के लिए. जो उन्होंने पोस्ट निकाली है वो साक्षात आपके लिए ही निकाली है, ये आप उन्हें यकीन दिलाओगे. ठीक है, सो यू विल मेक देम बिलीव दैट यू आर वन ऑफ द सुटेबल कैंडिडेट्स एंड आपका जो एक्सपीरियंस है वो मैच कर रहा है रिक्वायरमेंट से. ज्यादा भी मत लिखाना कि हमें तो 40 साल का एक्सपीरियंस है, 100 साल का, बिल्कुल अनरियलिस्टिक चीज मत लिख कर आना. ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब आप क्या करोगे, अब आप कुछ प्रॉमिस करोगे. वादा तो करना पड़ता है ना बच्चों, कुछ लेने के लिए, किसी का दिल लेने के लिए आप झूठे झूठे वादे करते हो. तो यहाँ पर भी जॉब लेने के लिए आपको झूठे झूठे वादे करने हैं, कुछ लोग सच्चे भी करते हैं. So then you will do some promises कि आप बोलोगे कि भाई you will work hard for the organization या you will help contribute to the success of the organization. फिर ये सब आपको अपना तीसरे पैराग्राफ में लिखना है. समझ में आया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट आप ये जरूर लिखोगे कि भाई एनक्लोज्ड बायोडेटा, ये जरूर लिखना है आपको, ये बिल्कुल नहीं भूलना. ठीक है, और फिर ये भी लास्ट पैराग्राफ में लिखना है कि भाई हम अवेलेबल हैं इंटरव्यू के लिए एज पर देयर सूटेबिलिटी, यानी कि एज पर योर सूटेबिलिटी या योर कन्वीनियंस वी आर अवेलेबल फॉर द इंटरव्यू. ये आपको लिखना है. इससे पता चलेगा आपका कॉन्फिडेंस कि भाई बंदा सामने से इंटरव्यू के लिए बोल रहा है, कॉन्फिडेंट तो है. ठीक है, तो ये आपको करना ही करना है. उसके बाद लास्ट में तो बता ही दिया, एनक्लोज करके बायोडेटा आपको लिखना ही लिखना है.
सो आई होप कि इतनी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर है। अभी के लिए अगर इतना क्लियर है तो बायोडेटा पे बढ़ने से पहले एक बारी एक और एग्जाम्पल देखते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। मान लो पेपर में क्वेश्चन आ रखा है कि एप्लीकेशन लिखना है असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए, ठीक है। न्यूटेक लिमिटेड मुंबई कंपनी का नाम है, मतलब मुंबई में कंपनी है न्यूटेक लिमिटेड, और असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए अपने को लिखना है। यहाँ पे अपना नाम भी दे रखा है, नीरज कुमार, 14 न्यू दिल्ली, न्यू टाउन दिल्ली। चलो सबसे पहले क्या करा, सेंडर्स एड्रेस लिख दिया, ठीक है। ये इंडिया लिखने की भी जरूरत नहीं है, न्यू दिल्ली तक ठीक है। तो सेंडर एड्रेस लिख दिया, ठीक है। उसके बाद डेट डाल दिया हमने एक लाइन छोड़कर। उसके बाद अब अपन ने क्या करा, मैनेजर को लिख रहे हैं तो सबसे पहले द मैनेजर या द एचआर मैनेजर डालेंगे, कंपनी का नाम डालेंगे न्यूटेक लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र डाल दिया, रिसीवर एड्रेस हो गया। नाउ नेक्स्ट चीज आ गई सब्जेक्ट, कि एप्लीकेशन फॉर द, अभी अभी बताया था कि सब्जेक्ट कैसे लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द करके आपका जो भी क्वेश्चन पेपर में जो भी आपको टॉपिक दे रखा है वो आप लिख दोगे। सो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है भाई। अब सैल्यूटेशन दिया, सर मैम या डियर सर मैम या रिस्पेक्टेड सर मैम। आगे दिस इज इन विद रेफरेंस टू योर, अब ये आप डिट्टो लिख सकते हो, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। ये आप एज इट इज लिख सकते हो, डिट्टो लिख सकते हो कि दिस इज इन विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड इन द हिंदुस्तान टाइम्स। अगर क्वेश्चन पेपर में एक न्यूज़पेपर का नाम है तो वही लिखोगे, वरना अपने मन से कुछ भी लिखाओ, हिंदुस्तान टाइम्स ही लिखाओ। डेटेड, डेट डाल दी यहाँ पर। अच्छा एक और चीज का ध्यान रखना, जो आप यहाँ पे डेट डाल रहे हो उससे पीछे की डेट डालनी है ना। जिस दिन को लेटर लिख रहे हो उससे पीछे की तो डालोगे ना, कि कल मैंने एडवर्टीजमेंट पढ़ा था, या 5 दिन पहले पढ़ा था, या 6 दिन पहले पढ़ा था। बाद की थोड़ी डालोगे कि आज मैं लेटर लिख रहा हूं और कल मैं एडवर्टीजमेंट पढ़ूंगा, तो ये तो बेवकूफी हो गई, राइट। तो पहले की डेट डालोगे कि भाई डेटेड दिस रिक्वायरिंग एंड, अब जो भी आपके क्वेश्चन पेपर में पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर, यहां तक सेम लिख दिया, पूरा चेप दिया। आई विश टू अप्लाई फॉर द सेम, आई फील दैट माई एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन आर सुटेबल फॉर द अबव मेंशन्ड पोस्ट। एग्जैक्ट कॉपी करके आप पैराग्राफ नंबर 1 को लिखकर आ सकते हो, टीचर यहीं से आधा इंप्रेस हो जाएगा आपका। इतना समझ में आ गया? एग्जैक्ट ये याद करके लिखाओगे। हाँ मैम, ना मैम, कुछ तो बोल लो, लिखाओगे ना? है ठीक है। तो फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। अब ये भी सारा डिट्टो लिख कर आ सकते हो, ठीक है। इसको भी याद करके डिट्टो लिख कर आ सकते हो कि इफ गिवन अ चांस, अगर मुझे मौका मिलेगा, आई शैल पुट माई बेस्ट फुट फॉरवर्ड इन योर ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्राइव हार्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सेम, आई शैल लीव नो स्टोन इन फुलफिलमेंट ऑफ माई ड्यूटीज। तो यहां पर ये हमने क्या करा, उन्हें बता दिया कि हम उनको क्या देंगे, प्रॉमिस कर दिया उनसे। तो ये लाइन भी आप एग्जैक्ट याद कर सकते हो और एग्जैक्ट पेपर में लिख कर आ सकते हो, इसमें कोई चेंज नहीं करना, ठीक है। नो चेंज, कोई चेंज नहीं करना। चलो आगे देखो, विद दिस लेटर, ये भी सेम लिख सकते हो। तो लिखी ही ऐसी चीज है कि आप बच्चों को ज्यादा टेंशन ना लेनी पड़े लेटर में, आप एग्जैक्ट याद करके पेपर में अपना लिखाओ। यहां पे सेम लिख दो कि विद दिस लेटर आई एम एनक्लोजिंग माई ब्रीफ बायोडेटा एंड अटेस्टेड कॉपीज ऑफ माई मार्कशीट फॉर योर कीन एंड काइंड कंसिडरेशन। आई कैन कम ऑन एनी डेट फॉर एन इंटरव्यू शेड्यूल्ड अकॉर्डिंग टू योर सूटेबिलिटी। तो आप एग्जैक्ट लिख कर आ सकते हो अगेन, ठीक है। इसमें भी आपको कोई चेंज नहीं करना। लास्ट में योर सिंसियरली, जो भी नाम दिया नीरज कुमार, और यहां पर हमने एनक्लोजर, ये लिखना ही लिखना है, बायोडेटा एंड अटेस्टेड कॉपीज ऑफ मार्कशीट, या तो खाली बायोडेटा भी लिख सकते हो। तो ये मैंने एक ऐसी चीज आपको बता दी कि आप एग्जैक्ट लिख कर आ सकते हो, सिर्फ आपको पोस्ट चेंज करना है बीच से, और कुछ अपना दिमाग नहीं लगाना इसमें। अगर 3-4 बार इसको पढ़ लोगे, ये मैं आपको दे दूंगी अपने टेलीग्राम पे, मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पे लिंक है, मैं दे दूंगी आपको, आज या कल सुबह तक दे दूंगी। तो आप इसको एग्जैक्ट 2-4 बार पढ़ोगे, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आपको सेम लिख कर आ जाना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। अब जब यहां तक आपने कर लिया तो मेन बारी आती है बायोडेटा की। अब बायोडेटा सीख लो कैसे बनाना है। बायोडेटा हमेशा आप न्यू पेज से बनाओगे पेपर के अंदर, ठीक है। पेपर के अंदर बायोडेटा को नए पेज से बनाना है। अब 4 पार्ट में बायोडेटा हमने बांटा था, राइट, स्टार्टिंग विद द पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले नाम,
तो ये चीज भी लिखोगे और इसके आगे आप अपना भी लिखते जाओगे कि हाँ भाई नेम अपना तान्या शर्मा, ठीक है, ऐसे करके आपको लिख कर आना है पेपर के अंदर। ये पूरा स्ट्रक्चर बनाकर आना है भैया, समझ लो इस बात को, ठीक है। ये सिर्फ स्ट्रक्चर याद करना है, अपना नाम वाम तो याद ही होगा, वो तो लिख ही आओगे वैसे भी। सो नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है, फिर से छोटा छोटा करके नहीं लिखना है इंग्लिश के पेपर में। एड्रेस, एज, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, नेशनैलिटी, ये मैरिटल स्टेटस वगैरह ना भी लिखो तो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहां तक आपने लिख दिया। अब आगे क्वालिफिकेशंस, नेक्स्ट स्टेप आता है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन के लिए आपको एक बॉक्स बनाना है, तो ये एज इट इज याद कर लिया। अब इस तरीके का आपको बनाना है जी भैया बॉक्स। यहाँ पे मेरे बॉक्स की लाइंस नहीं दिख रही, मैं ऐसे ढेचला सा बना रही हूं, बट आपको पूरा स्केल और पेंसिल से ना इस तरीके से आप लोग जो आपका जो बॉक्स है ना वो बनाओगे, ठीक है। ये इस तरीके से अपने पेपर के अंदर आपको अपना जो क्वालिफिकेशन वाला बॉक्स है, मैंने भी किया था ये, पता है, जॉब एप्लीकेशन अपनी क्लास 12th में, याद आ गया मेरे को। तो इस तरीके से बॉक्स बनाना है। अब बॉक्स में आप पहले सबसे पहले सीरियल नंबर लिख दो 1 2 3 4 ऐसे करके, क्वालिफिकेशन लिख दो, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, मार्क। बहुत लोग ईयर भी लिखते हैं, ईयर अवॉइड करो लिखना। क्यों? वहां पे बैठ के कैलकुलेट करना पड़ेगा, अगर मैंने 10th इतने में करी तो 12th में फिर 2, फिर मैंने इतने की साल की ये करी, तो वो बेमतलब का टाइम वेस्ट होगा। ऊपर से और गलती से गलत लिख दिया तो और नंबर कटेंगे, ठीक है। तो ईयर वाले पार्ट को हटा दो, स्किप कर दो, ईयर लिखना जरूरी नहीं है। सीरियल नंबर लिखा, क्वालिफिकेशन लिखा। अब जो आपकी सबसे पहली यानी कि जो 10th है ना वो सबसे नीचे आएगी। आपको 10th ऊपर से नहीं शुरू करनी, आपको मोस्ट रीसेंट वाली ऊपर से शुरू करनी है। तो एक बात दिमाग में रख लो, 10th कोई भी आए, 10th 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक तो चले ही जाना, जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले सेकेंडरी स्कूल बोलते हैं, 10th को याद कर लो। यहाँ पे बोर्ड डाल दिया आपका सीबीएसई, यहाँ पे अच्छे अच्छे अपने आपको ग्रेड दे दिए। हर किसी में 99 मत दे देना खुद को वहां पे कि अपने सपने सच कर रहे हो वहां बैठ के, थोड़ा रियलिस्टिक रहना, ठीक है। नेक्स्ट अपन ने लिख दिया सीनियर सेकेंडरी 12th, अगेन सीबीएसई इतना, बीबी। अब यहाँ पे मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग अपने को सोचना है, ठीक है। तो बीबीए, आईआईएम इंदौर लिख दिया, अरे भैया। अब फिर आगे एमबीए, ठीक है, फिर आईआईएम इंदौर। तो इस तरीके से जो सबसे रीसेंट है वो सबसे ऊपर आएगा और 10th आपका सबसे नीचे आएगा। ये 4 तो लिख कर ही आना, ठीक है। क्वालिफिकेशन लिखने के बाद आपके आएंगे एक्सपीरियंसेस। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस 2 ऐसी चीजें हैं लेटर में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो आप आसानी से लिख दोगे, मुझे पता है, अपना ये नाम, फादर नेम, ये तो आप याद कर लोगे, आसानी से लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद ये आप बनाओगे अपना क्वालिफिकेशन का बॉक्स, एंड देन आता है एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस में आपको अपने अकॉर्डिंग डालना है, क्योंकि आप मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसी से रिलेटेड पोस्ट आपको डालना है। टीचर के लिए अप्लाई करते तो टीचर के लिए एक्सपीरियंस डालते। सो यहाँ पे लिख दिया भाई 2008 से 2012 तक मार्केटिंग मैनेजर था, रामाकृष्णा इंडस्ट्रीज न्यू दिल्ली, कुछ भी लिख कर आ सकते हो, कोई भी कंपनी, ठीक है। फिर 2012 जो यहाँ पे छोड़ा तो प्रेजेंट, मतलब आज तक हेड मार्केटिंग में था, टेक लिमिटेड न्यू दिल्ली। तो 2 से 3 एक्सपीरियंस आप लोग अपने लिखकर आ सकते हो, कुछ भी वहां पर फेक बना के, ठीक है। मैटर नहीं कर रहा आप यहाँ पे कंपनी का नाम क्या लिख रहे हो, मैटर टीचर के लिए कर रहा है कि आपने एक्सपीरियंस लिखा है, क्योंकि उसे भी पता है एट द एंड ऑफ द डे आपका नहीं है ये, आप भी अपना फिक्शनली बना रहे हो, बस आपको बनाना आता है, ये आपके टीचर को पता होना चाहिए, ठीक है। अब लास्ट में आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, अगर आपकी कोई अचीवमेंट्स हैं तो वो लिख दो, लैंग्वेज कितनी आती है वो लिख दो, कोई स्किल्स है तो वो लिख दो, वीकनेस है तो वो लिख दो, हॉबीज लिख दो, ठीक है। ये आप वीकनेस वाला पार्ट हटा भी सकते हो अगर आपको हटाना हो तो। उसके बाद रेफरेंस में आप किसी का भी नाम लिख सकते हो, है ना, रेफरेंसेस में आप किसी का भी नाम लिख सकते हो। यहाँ पर क्या कोई, यहाँ पर डॉक्टर पंकज तिवारी, ठीक है, और उनकी पोस्ट क्या है, डीयू हेड, ऐसे करके कोई 2 नाम लिख देना रेफरेंस में, ठीक है जी। उसके बाद आपका अगेन लास्ट में डिक्लेरेशन, डेट, प्लेस और सिग्नेचर। इज दैट क्लियर एवरीवन? समझ में आ रहा है? ठीक है, लास्ट में सिग्नेचर बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट ये भी आप लिख सकते हो
ये बहुत लोग अवॉइड भी करते हैं, अवॉइड करना हो एक बार स्कूल टीचर अगर कंपलसरी लिखवाए तो लिख लेना, वरना बहुत लोग अवॉइड भी करते हैं। स्पेशली कभी कभार क्वेश्चन में भी मेंशन होता है कि मेंशन सैलरी ड्रॉन एंड एक्सपेक्टेड, तब भी आप लिख सकते हो, ठीक है, कि भाई अभी मेरी कितनी है सैलरी पर एनएम, 18 लाख के पैकेज पे हूं, कितनी चाहिए मेरे को, थोड़ी ज्यादा 20 लाख के पैकेज पे, जितनी अभी आपकी करंट होती है ना उससे आप जब स्विच करते हो तो आप थोड़ा सा ज्यादा मांगते ही हो, ठीक है। तो अपन ने फिर लास्ट में अपना नाम डाल दिया नीरज कुमार और न्यू दिल्ली। क्लियर एवरीवन? तो ये बेसिकली जो जॉब एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन में तो आप सारी चीजें डिट्टो याद कर लोगे, रिज्यूमे बोल लो या बायोडेटा बोल लो, इसमें आपको 2-3 बार ना थोड़ा नजर मार के देखना पड़ेगा कि अच्छा ये चीजें लिखनी है, दिमाग में बिठाना पड़ेगा कि नाम है, फिर उसके बाद फादर्स नेम है, फिर ये है, फिर तो जब आप दिमाग में बिठा लोगे ना तब आप बड़ी आसानी से लिख कर आ पाओगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ये करना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज क्या है, थोड़ी सी टिप्स बता देती हूँ। तो यहाँ पर तो देखो कि बॉडी जो है ना आपके लेटर की, जितनी मैंने आपको इसमें लिखवाई है बस उतनी लिख कर आनी है, क्योंकि ये बायोडेटा भी लिखोगे तो आपको एकदम से बड़ी बॉडी नहीं लिख कर आनी है, अपने लेटर की बॉडी को आपको छोटा ही रखना है। दूसरा, यहाँ पर बॉडी के अंदर आपको कोई एजुकेशनल या प्रोफेशनल डिटेल्स नहीं डालनी, क्योंकि आप ऑलरेडी बायोडेटा में अपनी क्वालिफिकेशन डालोगे, तो आपको जो मैंने बॉडी के अंदर लिखवाया है वो केवल आपको वही लिखना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना। कोई भी गाली गलोच नहीं करना लेटर के अंदर, रूड नहीं होना, एग्रेसिव नहीं होना, ठीक है। तो बेसिक चीजें हैं, आपको पता ही होंगी। दूसरी चीज, बायोडेटा में जब भी आप हेडिंग लिखते हो, जैसे कि प्रोफाइल, एजुकेशनल प्रोफाइल, एक्सपीरियंस, रेफरेंस, तो उसे आप कैपिटल से लिख सकते हो या तो आप अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अभी हमने पीछे देखा था कि यहाँ पर हमारे एक्सपीरियंस थे, तो इसे आप नहीं तो कैपिटल से लिख सकते हो, नहीं तो एक्सपीरियंस वो अंडरलाइन कर दो। यहाँ पे हमारी क्वालिफिकेशंस थी, यहाँ पर हमारी पर्सनल डिटेल्स थी, तो ऐसे करके आप अपने बायोडेटा को डिवाइड कर सकते हो अलग अलग चीजों में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लिखा हुआ है यू कैन कॉपी द सेम बॉडी फॉर एवरी क्वेश्चन रिलेटेड टू द। अब देखो यहाँ पर भी यही लिखा है कि अभी जो मैंने आपको बॉडी लिखवा दी ना, आप हर क्वेश्चन में वही सेम चीजें लिखकर आ सकते हो, बस आपको जो भी नाम है क्वेश्चन पेपर में और जो पोस्ट है उसे चेंज करना है। तो एप्लीकेशन में तो आपके पूरे नंबर हैं, आपका कोई नंबर वहां पे कटेगा नहीं। यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में आप ईयर ऑफ पासिंग को अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि इससे आपका बेमतलब में टाइम वेस्ट होगा कैलकुलेट करने में। तो हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करो और ईयर्स को आप इग्नोर कर दो, ईयर्स को मत लिख कर आओ। नेक्स्ट, हमेशा अपनी एज को 30 साल से ज्यादा का बताओ, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस ऐड करने में मदद होगी ना। 30 साल के बंदे को ज्यादा एक्सपीरियंस होगा एक फील्ड में रेदर देन एक 22 साल के लड़के को, राइट। तो जब भी आप लिख रहे हो, आप अपनी जो उम्र है ना बायोडेटा में वो 30 ईयर्स से ज्यादा बताओ। अपना जो नाम है वो याद रखना, आपको अपना नाम नहीं लिखना, आपको वो नाम लिखना है जो क्वेश्चन पेपर में गिवन है। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो बच्चे कर आते हैं, जो आप मत करना। सैलरी एक्सपेक्टेड हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, ये तो सभी को पता है, राइट। नेक्स्ट, अपनी ये जो स्ट्रेंथ है और जैसे कि अभी मैंने बताया पीछे जो वीकनेस है, वो वाली चीजें आप इग्नोर भी कर सकते हो, क्योंकि वो उससे केवल आपका टाइम जो है वो किल होगा। क्लियर है गाइस? सो यही हमारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं अबाउट जॉब एप्लीकेशन लेटर। आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा का पूरा फॉर्मेट कि बायोडेटा कैसे लिखना, और एप्लीकेशन तो आप एज इट इज ही लिख कर आ सकते हो जैसे मैंने आपको बताया है। क्लियर? कोई बात नहीं यार, नहीं लेटर तो एक ही पेज में आ जाएगा, बायोडेटा आपका 2 पेज में आएगा, है ना। बायोडेटा आपका 2 पेज में आएगा, लेटर आपका एक ही पेज में आ जाएगा, तो टोटल 3 पेज में आप अपना खत्म कर देना। बेटा बायोडेटा तो रिया शर्मा मेंशन ही होगा, आपके सिलेबस में ही है कि जॉब एप्लीकेशन लेटर लिख रहे हो तो बायोडेटा कंपलसरी ही है लिखना, बायोडेटा लिखना ही लिखना है, ठीक है। सो लेटर टू एडिटर आज हम देखने वाले हैं। मैं आपको कुछ ऐसी बनी बनाई लाइंस भी देने वाली हूं जो आप डिट्टो अपने पेपर में जाके चेप के आ सकते हो और आपको नंबर मिल जाएंगे, बट नकल के लिए भी अकल जरूरी है, इसलिए प्लीज जो भी मैं बता रही हूं उसको अकल से सुन जरूर लेना, ठीक है। चलो जी, तो शुरू करते हैं। पहले थोड़ी बेसिक बात को समझ लो कि लेटर टू एडिटर होता क्या है। संपादक को पत्र लिखना, है ना। तो आपको पहले तो ये क्लियर रखना है अपने दिमाग में कि एडिटर आपकी किसी भी प्रकार की मदद करने के कोई काबिल नहीं है।
वो केवल आपके मुद्दे को अपने अखबार, अपने न्यूज़पेपर में छाप सकता है। अगर आप ज्यादा भावुक होके पेपर में उसको कुछ भी लिख कर आ रहे हो तो उसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर आप एडिटर को बोल रहे हो हमारे घर की रोड बनवा, तू बनवा बनवा, भाई वो नहीं बनवाएगा, भाई उसका काम ही नहीं है वो। ठीक है, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात से कि भाई एडिटर को हम लेटर लिख क्यों रहे हैं, ये क्या करेगा, ये क्या हमारे मुद्दा सॉर्ट करेगा, या सारी चीज की, सारी परेशानियों की जो जड़ है वो एडिटर ही है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो सिर्फ हमारे मुद्दे को अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश कर सकता है। इज दैट क्लियर? सही है, चलो। सो भाई लेटर लिखा जाता है ऑब्वियसली एडिटर को, क्योंकि लेटर टू एडिटर ही हम लोग पढ़ रहे हैं। ये एक तरीके का फॉर्मल लेटर है, इसलिए फॉर्मेट का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। फॉर्मेट जरा सा इधर उधर किया और आपके नंबर गए। तो ये जो आपकी व्हाट्सएप भाषा है ना, स्लैंग लैंग्वेज, उसको कृपया करके आप लोग अवॉइड करें। ठीक है, दूसरी चीज, फॉर्मेट एक बार समझ लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि लिखना कैसे है। ठीक है, आंसर शीट में लिखना कैसे उसको हम देखेंगे, बट पहले हम लोग फॉर्मेट को ना समझ लेते हैं एक बारी। तो यार सबसे पहले तो यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो आता है वो है सेंडर एड्रेस। अब सेंडर कौन है? अगर मैं पत्र लिख रही हूं तो मैं हूं। ठीक है, अब अगर तो ये क्वेश्चन पेपर में दे रखा है तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर क्वेश्चन पेपर में नहीं दे रखा है तो आपको झूठा लिखना है। ठीक है, कितने झूठ बोलते हो आप लोग रोजाना अपनी लाइफ में, तो आपको झूठा एड्रेस लिखना है। ठीक है, हर जगह झूठ बोलेंगे, पेपर में सच, ऐसा नहीं करना बेटा। अपनी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन पेपर में नहीं डालनी। ठीक है, चलिए, ऑल राइट, आगे आ जाओ। डेट। अब डेट हमेशा आप लोग एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में बच्चों डेट आपको नहीं लिखनी। फॉर एग्जाम्पल अपने बर्थडे की डेट डाल के बता देती हूँ, 29/08/2024। तो ऐसे हम लोग जनरली अपनी कॉपीज में डेट लिखते हैं, ऐसे हमें नहीं लिखनी। तो कैसे लिखनी है? प्रॉपर लिखोगे, पूरा एक्सपैंड करके इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिसीविंग एडिटर्स एड्रेस। अब एडिटर का एड्रेस 3 लाइन में डलता है। कैसे डलता है अभी मैं आपको बताऊंगी, बट 3 लाइन में डलता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है मुद्दा, क्यों लिख रहे हो, हर चीज का वाई जानना जरूरी है। ठीक है, कि आप अगर कोई चीज कर रहे हो तो वो आप क्यों कर रहे हो। ठीक है, अगर मान लो आप लेटर लिख रहे हो, आपको वाई नहीं पता, आपको यही नहीं पता भाई हम क्यों कर रहे हैं, तो आपसे ज्यादा डम तो कोई हो ही नहीं सकता ना फिर। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो वाई जानना बहुत जरूरी है लाइफ में। आगे चलो, अब यहां पे सैल्यूटेशन। अच्छा, वाई ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, 4-5 वर्ड्स का इनफ होता है वाई, अगर लॉजिकल है तो। यानी कि अगर आपका मुद्दा लॉजिकल है तो 4-5 वर्ड्स भी काफी हैं। जब आपको अंदर से ही पता है मेरा मुद्दा लॉजिकल ही नहीं है, फिर तो आप कुछ भी बोलते जाओ, डजंट मैटर। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ, सैल्यूटेशन। अब सैल्यूटेशन कि आप किस तरीके से एड्रेस कर रहे हैं, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम। ठीक है, चलो, ये करने के बाद आती है बॉडी। यार इसको बंद कर दो ना, दरवाजे को। हाँ भाई, गर्मी में मर जाऊं क्या? जल्दी बंद कर दो यार, क्लास डिस्टर्ब हो रही है। जो चलो, जो अंदर आ जाओ वरना बाहर हो जाओ। इसको पंखा चला दे यार, गर्मी लग रही होगी बेचारी को, कहीं अंदर हो गई वो। चलो, सो नेक्स्ट आता है बच्चों बॉडी। अब बॉडी में होते हैं 3 पैराग्राफ। ठीक है, 3 पैराग्राफ बनाना क्या जरूरी है? हाँ जी, बिल्कुल जरूरी है। पहले पैराग्राफ में आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे। अब क्या लिखना है मैं ये अभी आपको डिट्टो बताऊंगी। अभी के लिए मैं समझा रही हूं कि कौन सी चीज क्या होती है, कैसे लिखना है, कब लिखना है, कहां पर लिखना है, अभी हम सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बॉडी में 3 पैराग्राफ होते हैं। हर पैराग्राफ के बाद आप लोग लाइन छोड़ते हो। सबसे पहले पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन देते हो कि भाई क्यों लिख रहे हो आप, है ना, मुद्दा क्या है, सब्जेक्ट क्या है। सेकंड पैराग्राफ में डिटेल्स डालते हो
और थर्ड पैराग्राफ में कंक्लूड करते हो, सजेशंस देते हो। मैम ये तो सब बताते हैं, इसमें नया क्या है? अभी पता चलेगा नया क्या है। आगे आ जाओ। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, यानी कि योर्स फेथफुली। ठीक है, अब योर्स में अपोस्ट्रोफी कभी नहीं लगाना। और लास्ट में आ जाता है जो भी आपके क्वेश्चन पेपर में नाम है, सिग्नेचर है, और अगर कोई डेजिग्नेशन, कोई ऑर्डर दे रखा है कि आप कहीं के सेक्रेटरी हो, ठीक है, कुछ भी हो, तो वो आप लिख सकते हो, नहीं दिया तो नहीं लिखना। अभी क्योंकि आपको पता चल गया कौन सी चीज कैसे करनी है, तो अब मैं आपको बताती हूँ आपको आंसर शीट पे किस तरीके से फॉर्मेट को लिखना है। ध्यान देना, फॉर्मेट बहुत ज्यादा जरूरी है पेपर के अंदर। ओके, हाँ जी, क्लास 10th में भी आएगा लेटर टू एडिटर, तो क्लास 10th वाले भी देख सकते हैं इसको। तो सबसे पहले तो बच्चों सेंडर्स एड्रेस, ये जनरली आपका 2 लाइन में हो जाना चाहिए। अब अगर क्वेश्चन पेपर में दिया है ठीक है, नहीं दिया तो कुछ भी लिख दो, जैसे कि JG27 जनकपुरी न्यू दिल्ली। ठीक है, इस प्रकार से आपको अपना एड्रेस लिखना है। एक और चीज जिसके पेपर में नंबर कटते हैं मैं आपको बता दूं, आंसर शीट पे अगर जो आपने ऊपर वाला लेटर लिखा है उसी की सिदक में आपको नीचे वाला भी लिखना है नेक्स्ट लाइन का। ऐसे नहीं होना चाहिए इधर उधर इधर उधर इधर उधर करके लिख रहे हो, यानी कि एक इधर लिख दिया, एक इधर लिख दिया, फिर एक इधर से, फिर इधर से लाइन शुरू हो रही है, फिर इधर से, तो इस चीज के पेपर में नंबर कटते हैं। मुझे नहीं पता आपको पता है कि नहीं, बट याद रखना इस चीज के नंबर कटते हैं, तो ये वाली चीज आपको पेपर के अंदर कतई ही नहीं करनी। अब आगे क्या करें मैम, जब आप सेंडर्स एड्रेस दे देंगे तो आपको एक लाइन का गैप देना है, लीव अ लाइन। ओके, लीव अ लाइन। लाइन छोड़ने के बाद डेट लिखेंगे। डेट आपको बता दिया है कि हमेशा डेट को एक्सपैंड करके लिखना है, जैसे कि 29th AUGUST 2024 इस प्रकार से लिखना है। कभी भी डेट को ऐसे 29/0/2024 इस टाइप से नहीं लिखना डेट। ठीक है, अब आगे क्या करें, आगे आपको अगेन एक लाइन का गैप देना है, लीव अ लाइन, और फिर आपको 3 लाइन में रिसीवर एड्रेस डालना है इन 3 लाइन्स। ठीक है, सारे बच्चे स्पैम करेंगे, कितनी लाइन में डालना है रिसीवर का एड्रेस, जल्दी बताओ। 3 लाइन। सबसे पहले तो द एडिटर ही लिखना है, डिट्टो। ठीक है, सबसे पहले द एडिटर लिख दोगे, उसके बाद क्या करना है, नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, हिंदुस्तान टाइम्स, नव भारत टाइम्स। क्वेश्चन पेपर में दिया है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं दिया तो दोबारा से क्या करना है, झूठ बोलना है। ठीक है, दोबारा से झूठ बोलना है, दोबारा से झूठा नाम लिख देना है। झूठ बोलने में तो हम इंसान माहिर हैं। ठीक है, तो नव भारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, जो मर्जी लिख दो अगर क्वेश्चन पेपर में नाम गिवन नहीं है। चलिए अब आगे आगे क्या करेंगे भाई, आगे डालोगे जगह का नाम, जैसे यहाँ न्यू दिल्ली है तो वैसे ही तीसरी लाइन में आप लिख सकते हो अगस्त क्रांति मार्ग न्यू दिल्ली। ठीक है, जिस भी जगह का ऊपर डाला है वही जगह अपनी नीचे भी डाल दोगे। तो इस तरीके से 3 लाइन में आपको आपका एड्रेस लिखना है रिसीवर का। अब मैम क्या करें, अब दोबारा से आपको एक लाइन का गैप देना है, लीव अ लाइन अगेन। नेक्स्ट डालना है सैल्यूटेशन, यानी कि रिस्पेक्टेड सर, कैसे आप एड्रेस कर रहे हैं, कैसे आप बुला रहे हैं। ठीक है, तो डियर सर, रिस्पेक्टेड मैडम, जो भी आपका स्कूल वाला टीचर सजेस्ट करे आप वो डाल सकते हो। उसके बाद एक लाइन का गैप फिर से दोगे, यहां तक समझ में आ रहा है, और फिर डालोगे अपना मुद्दा, अपना सब्जेक्ट, वाई, क्यों लिख रहे हैं, मुद्दा क्या है। ये आपको जनरली क्वेश्चन पेपर में जनरली क्या 110% गिवन ही होता है। ठीक है, तो आपको ये ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 वर्ड्स में लिखना है, ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं लिखना, वरना लेटर में आप लोग क्या लिखोगे। गॉट इट? ठीक है जी, चलिए, तो ये अपर बॉडी आई होप पूरा क्लियर है। इसमें प्लीज कुछ मचा के मत आना, कुछ गलती मत करके आना। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आ गई आपकी बॉडी की बारी।
अब ये बॉडी में ही तो मैम मेन प्रॉब्लम आती है कि बॉडी में लिखें तो लिखे क्या, इंग्लिश ही नहीं बनाई जाती। यस और नो? कितने बच्चे ऐसे, एक बारी हाथ उठा दो कमेंट सेक्शन में जो बोल रहे हैं मैम ये तो कराएंगे, मेन तो दिक्कत ही सारी बॉडी की है ना, जल्दी बताओ। है ना? तो इसके लिए मैं आपको देने वाली हूं सिंपल हैक्स, सिंपल लिखी लिखाई लाइनें जो आप जाकर लिखकर आ सकते हैं। बस थोड़ा सा, वो बोलते हैं ना नकल के लिए अकल, तो थोड़ी सी अकल अगर आप लगाकर सुन लेंगे तो बेड़ा पार। ठीक है? तो अभी ये 3 पैराग्राफ पे अपन चलते हैं, बट अभी पहले नीचे का सुन लो। 3 पैराग्राफ, एक लाइन छोड़ छोड़ के 3 पैराग्राफ लिख दोगे। उसके बाद योर्स फेथफुली, ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग करनी होती है। अब कुछ बच्चे यहां पर गलती कर आते हैं कि अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं इस प्रकार से, ये भैया बिल्कुल ही गलत है, इसे मत करके आना। ठीक है? अपोस्ट्रोफी नहीं, और उसके बाद यहां पर ये योर्स के बाद एफ जो होगा ना वो छोटा ही होगा, कैपिटल में नहीं लिखना। ठीक है? योर्स फेथफुली, फिर जो भी क्वेश्चन पेपर में नाम गिवन है वो, अगर आपको कोई डेजिग्नेशन, कोई ओहदा दे रखा है क्वेश्चन पेपर में तो लिख दीजिए, नहीं दे रखा तो नाम के बाद खत्म कर दीजिए। क्लियर? चलो अब आते हैं मैम पैराग्राफ में क्या लिखें। तो जो आपका स्टार्टिंग पैराग्राफ है उसके लिए आप ये लाइंस का यूज कर सकते हैं। ठीक है? जैसे कि आई एम राइटिंग टू यू इन ऑर्डर टू हाईलाइट द प्रॉब्लम ऑफ, और जो भी आपके क्वेश्चन पेपर में प्रॉब्लम दी है उसको आप लिख दो। तो ये आपका 2 लाइन में आ जाएगा, राइटिंग बड़ी है तो 3 लाइन में आ जाएगा, और आपका फर्स्ट पैराग्राफ हो लिया। इससे ज्यादा नहीं लिखना कुछ। इसकी जगह आप लोग अगर ज्यादा थोड़ा सा बड़ा करके लिखना है, सो थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर, जो हम भी लिख कर आते थे, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज अगेन टूवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ, और जो भी आपको प्रॉब्लम गिवन है वो लिख दो। ठीक है? या फिर आई एम राइटिंग दिस लेटर इन ऑर्डर टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ, फिर यहां से पूरा से द कंसर्न्ड अथॉरिटीज टूवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ, जो भी प्रॉब्लम है वो। तो इस तरीके से आप अपना स्टार्टिंग पैराग्राफ आसानी से लिखकर आ सकते हो। एम आई क्लियर एवरीवन? हाँ जी, हाँ जी, पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है? जस्ट अ सेकेंड। अब आ जाओ सेकेंड पैराग्राफ पे। अब देखो, चाहे आपको कोई भी प्रॉब्लम गिवन हो पेपर के अंदर, ठीक है? फर्स्ट पैराग्राफ आई होप सबको क्लियर है। अब चाहे आपको सेकेंड पैराग्राफ में कोई भी प्रॉब्लम गिवन हो, आप लोग शुरू करोगे लिखना कि एज मेंशन्ड अबव, मान लो रोड्स के ऊपर है, ठीक है? सो एज मेंशन्ड अबव द कंडीशन ऑफ द रोड इज वर्सनिंग डे बाय डे। अगर रिवर के ऊपर है सो द कंडीशन ऑफ द रिवर इज वर्सनिंग डे बाय डे। तो जो भी प्रॉब्लम है उसको आप एज मेंशन्ड अबव करके शुरू कर सकते हो। उसके बाद कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपको आपके दिमाग में बिल्कुल रट लेने हैं, ठीक है? कि जो भी प्रॉब्लम आपके क्वेश्चन पेपर में गिवन है वो कब से हो रही है। मान लो अगर रोड टूट गया है और उसके ऊपर हमें लेटर लिखना है, तो रोड कब से टूटा हुआ है, बोलना तो हमें पूरे लेटर में झूठ ही है ना, बट झूठ भी इमेजिन करके ही तो बोलेंगे। तो रोड कब से टूटा हुआ है, 6 महीने से, 4 हफ्तों से, 2 हफ्तों से, कब से, वो मेंशन करोगे। उसके बाद आपको कैसे पता, तो वो मेंशन करोगे। आप लिख सकते हो भाई बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ द सोसाइटी, के पता चल जाएगा कि आप उसी सोसाइटी में रहते हो, राइट? या फिर अभी की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, उसके बाद वो मेंशन करोगे कि भाई अभी की प्रेजेंट सिचुएशन में ना ये तीनों ही स्टेप कवर हो जाएंगे आपके, कि रोड बहुत ही ज्यादा खराब है, टूट गया है जिसकी वजह से जाम लग जाता है, जो एनिमल्स हैं वो गिर जाते हैं, ठीक है? और जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें बहुत प्रॉब्लम होता है क्योंकि नीचे नॉइस पॉल्यूशन हो रहा होता है। एक सेकेंड, ठीक है? तो ये तीनों ही जो स्टेप्स है वो इसमें कवर हो जाएंगे। ओके, कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, पहले तो वो बता दी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है भाई, बहुत ही बुरी है प्रेजेंट सिचुएशन,
व्हाट हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ इट, भाई जानवर जो है वो गिर गए हैं रोड टूटने की वजह से गड्ढों में, एक्सीडेंट हो जाते हैं, ट्रैफिक जाम लग जाता है, नॉइज पॉल्यूशन की वजह से बड़े बुजुर्गों को तकलीफ होती है, बच्चे जो है वो एग्जाम के लिए पढ़ नहीं पाते। तो जितनी प्रॉब्लम दिमाग में चमक रही है ना वो सारी यहां पर लिख दो। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, व्हाट नीड्स टू बी डन। अब आपका क्या सजेशन है इसके ऊपर, ठीक है, कि जो अथॉरिटीज हैं उन्हें स्टेप्स लेने चाहिए और इस रोड को जल्दी से जल्दी ठीक कराना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे पॉइंटर्स, कोई भी प्रॉब्लम हो अगर हमें पता है अपने को क्या लिखना है तो हम जल्दी लिख कर आ सकते हैं। तो जब आप इसको फॉलो करेंगे, ये 8 स्टेप्स को अगर आप फॉलो करोगे तो आपका सेकंड पैराग्राफ बड़ी आसानी से बन जाएगा। चाहो तो 2-4 बार पहले ट्राई करके देखना, ठीक है। जब ये कर लोगे तो तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप यही है कि भाई ये तुम्हारा कंक्लूडिंग पैराग्राफ है कि आई रिक्वेस्ट यू, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, टू गिव अ लिटिल स्पेस इन योर स्टीम न्यूज़पेपर, कि आप इस मुद्दे को छापो अपने न्यूज़पेपर में ताकि जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज हैं वो क्या ले, एक्शन ले इसके प्रति। सो वो टेक एन इफेक्टिव एक्शन अगेंस्ट द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो ये एज इट इज लाइन्स आप उठाकर अपने कंक्लूडिंग पैराग्राफ में लिखकर आ सकते हो, ठीक है। अगर इसी के आप 2-4 एग्जाम्पल्स रीड कर लो, जो मैं एनीवे आपको भेजूंगी वक्त आने पे टेलीग्राम पे, ठीक है। और अगर आप इस टेक्निक को फॉलो करके लिखने की प्रैक्टिस शुरू कर दो, हफ्ते में एक बार भी लिख कर देख लो, एग्जाम्पल्स को रीड करो, तो लेटर टू एडिटर में एकदम प्रो बन जाओगे। एम आई क्लियर एवरीवन? सो शुरू करते हैं हम लोग इनविटेशन को। सबसे पहले मेरी जान हम लोग करने वाले हैं फॉर्मल इनविटेशन, ठीक है। अब शादी का कार्ड तो तुम लोगों ने देखा होगा, राइट। अब फॉर्मल इनविटेशन ना 2 टाइप के होते हैं, अपने दिमाग में बिठा लो। एक होता है कार्ड टाइप इनविटेशन, एक होता है लेटर टाइप इनविटेशन। ये 2 टाइप के फॉर्मल इनविटेशन होते हैं, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे जैसे शादी का कार्ड देखते हो, राइट, अगर किसी बहुत ही अमीर शहजादे का बर्थडे है तो बर्थडे कार्ड का भी इन्विटेशन आ जाता है, राइट। तो फॉर्मल मतलब जब आपको ऑब्वियसली ज्यादा लोगों को देना है इन्विटेशन, ठीक है। एंड फॉर्मली मतलब आपको, आप ऐसे बात नहीं कर सकते किसी से, जैसे आप जानते हो जैसे लेटर होता है ना, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर, बिल्कुल उन चीजों को अपने दिमाग में आपको रखना है। अब जो कार्ड वाला है, ठीक है, जो कार्ड वाला फॉर्मल इनविटेशन है वो कैसे बनाना है, बहुत आसान है, 2 मिनट में सीख जाओगे अगर ध्यान दोगे। सबसे पहले देखो आपको क्या लिखना है, यहां पर ध्यान दीजिए, नेम ऑफ द होस्ट। तो इसी फॉर्मेट में आपको कार्ड वाला इन्विटेशन बनाना है, यानी कि यहां मैं जितनी चीजें बताऊंगी वो आपको एक नई लाइन से लिखनी है, समझ में आया। ये इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, अभी जितनी चीजें बताऊंगी एक नई 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 लाइन से लिखनी है और बीच में लिखनी है, यानी कि जो आप बॉक्स बनाओगे ना अपनी आंसर शीट पे, उसमें बीच में लिखोगे आप। जैसे कोई भी शादी का कार्ड होगा तो उसे खोलकर देख लेना, ठीक है। सबसे पहले आ जाएगा नेम ऑफ द होस्ट, यानी कि आप जिसके यहाँ पार्टी, जो आपको पार्टी पे बुला रहा है, ठीक है, जो आपको शादी पे बुला रहा है, जिसके पैसे जा रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हो लिखा है मिसेज एंड मिस्टर मदन शर्मा, ठीक है। तो नेम ऑफ द होस्ट आ गया। फिर कोई भी स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, अब स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन मतलब कि भाई हमें तो बड़ा ही अच्छा लगेगा अगर आप आ गए, हमें तो बेहद मोहब्बत हो जाएगी अगर आप आ गए, राइट। तो यहां पर आप ये भी लिख सकते हो कि रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, या आप ये भी लिख सकते हो सॉलिसिट योर ग्रेशियस प्रेजेंस, ठीक है। तो यहां पर अपन ने लिख दिया सेकंड लाइन में। ये जितनी चीजें मैं बता रही हूं वो आपको एक के नीचे एक लिखनी है, बीच में, आंसर शीट के बीच में। So Mrs. and Mr. Madan Sharma solicit your gracious presence on the auspicious occasion. अब नीचे क्या है, पर्पस ऑफ इन्विटेशन, यानी कि आप क्यों लिख रहे हो, ओकेजन क्या है, तो हमने यहाँ पे डाल दिया ओकेजन है मैरिज। किसकी मैरिज, मैरिज ऑफ देयर, नेम ऑफ द ऑनरी, ऑनरी मतलब किसकी शादी है, किसका बर्थडे है। तो ये 2 ही केसेस में आपको नेम ऑफ द ऑनरी लिखना है, एक तो बर्थडे केस और एक मैरिजेस केस। अगर चीफ गेस्ट वगैरह को बुलाने के लिए आता है कार्ड वाला इनविटेशन तो आपको फिर नेम ऑफ द ऑनरी नहीं लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर नाम लिख दिया हमने, भाई किसकी शादी है, सोनाली। अब यहाँ पे डॉटर ऑफ वही मिसेस सविता एंड मिस्टर राहुल शर्मा विद श्रीधर सन ऑफ मिसेस सुमन एंड कपिल शर्मा। तो ऐसे करके हमने इनका नाम लिख दिया। अब आगे हम नेक्स्ट स्टेप क्या फॉलो करेंगे, डे, डेट और टाइम लिख दो भाई इवेंट का, ठीक है। तो सबसे पहले, और जब भी आप डेट लिखो ना, आपको छोटा करके एब्रीविएट करके नहीं लिखना, या फिर जैसे लेटर में मना है ना कि भाई आप ऐसे नहीं लिख सकते, ये एब्सोल्युटली गलत है। वैसे ही इनविटेशन में भी आपको ऐसे नहीं लिखना, आपको पूरा का पूरा एक्सपैंड करके लिखना है, ठीक है।
जैसे कि ऑन 17 दिसंबर 2019, टाइम एट 7:30 PM। अब बता दो कहां पर है, वेन्यू क्या है, एट रेड कारपेट, ठीक है, और फिर एड्रेस पार्टी लॉन, प्रीत विहार, दिल्ली। तो यही फॉर्मेट आपको फॉलो करना है कि सबसे पहले नेम ऑफ द होस्ट लिखा, फिर एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन वाली लाइन लिख दी, फिर पर्पस ऑफ द इन्विटेशन की पर्पस क्या है, फिर उन लोगों का नाम लिख दिया जिनके बारे में ये इन्विटेशन है। उसके बाद आपने क्या डाल दिया, टाइम डाल दिया, इवेंट का डेट डाल दी, और यहाँ पे आप डे भी डाल सकते हो, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है, ये आपने डाल दिया। अब आगे मैम क्या करें, अब आगे आपको नेम ऑफ द प्लेस डालना है विद कंप्लीट एड्रेस। मान लो अगर किसी कॉटेज हाउस में है ना, या फिर किसी बड़े फार्म हाउस में है, तो उसका नाम डाल दो और फिर एड्रेस डाल दो, जैसे यहाँ पर मेंशन है कि एट रेड कारपेट, और फिर नीचे एड्रेस डाल दो, पार्टी लॉन, प्रीत विहार, दिल्ली। तो इस तरीके से इतनी चीजें हो जाएंगी। ये हो गया। तो अब आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लिखना है RSVP, ठीक है, यानी कि भाई अगर रिप्लाई आप कर दोगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ऐसे आप RSVP लिख दोगे यहाँ पर कि रिस्पॉन्ड इफ इट प्लीजेस यू, ठीक। अब यहाँ पर ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको नीचे, क्योंकि आप RSVP लिख रहे हो तो नीचे एड्रेस वगैरह भी लिखोगे, तो सबसे पहले लास्ट में नाम लिखोगे कि भाई मदन शर्मा की तरफ से है तो मदन शर्मा, उसके बाद नीचे पूरा उनका एड्रेस लिख दोगे और लास्ट में आप कॉन्टैक्ट नंबर लिख दोगे। समझ में आया? तो RSVP के बाद यहां पर एड्रेस और टेलीफोन नंबर, एंड इस तरीके से आप अपने कार्ड को एंड करेंगे। क्या इतना हमें क्लियर है? कैन आई गेट अ यस मैम इन द कमेंट सेक्शन? अगर इतना क्लियर है, कैन आई गेट अ यस मैम इन द कमेंट सेक्शन? ये समझ में आया कैसे लिखना है? ये फॉर्मेट आप सारे जितने भी फॉर्मल इनविटेशन है उनमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? अब आगे देखो, यहां पर एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। लिखा है यू आर अ स्टूडेंट ऑफ लक्ष्मी पब्लिक स्कूल, मॉडल टाउन, दिल्ली। द स्कूल इज होल्डिंग इट्स एनुअल फंक्शन एट 5:30 PM on 24th December 2019. Education Minister has consented to be the chief guest. अब आपको एक इनविटेशन कार्ड बनाना है, ठीक है। अब यहां पर देखो नेम ऑफ द ऑनरी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको यहीं पर बता दिया कि जो ऑनरी का नाम है, यानी कि किसके बारे में इवेंट है, वो केवल हम बर्थडे और मैरिजेस में ही लिखते हैं, तो आपको चीफ गेस्ट वाले में नहीं लिखना। तो आप यहाँ पर कैसे लिख सकते हो? तो सबसे पहले आपने क्या करा, जो हमने यहाँ पर किया था भाई, नेम ऑफ द होस्ट, ठीक है, कि कौन कर रहा है ये फंक्शन। तो यहाँ पर क्या लिखा था, कौन कर रहा है, लक्ष्मी पब्लिक स्कूल कर रहा है। लक्ष्मी पब्लिक स्कूल की तरफ से कौन करेगा, प्रिंसिपल हो गए, स्टाफ हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, राइट। सो द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स। अब आगे आप क्या लिखोगे नेम ऑफ द होस्ट के बाद? फिर से आप लोग यहां से देख लो भाई, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन डाल सकते हैं, राइट, पर्पस डालेंगे, उसके बाद हम डे, डेट और टाइम डालेंगे कि कब ये जो इवेंट है ये हो रहा है। तो यहाँ पर क्लियरली लिख देंगे कि भाई द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ लक्ष्मी पब्लिक स्कूल, मॉडल टाउन, दिल्ली request the pleasure of your company on annual day celebration। यहाँ पे आपने डे डाल दिया, डेट डाल दिया, टाइम डाल दिया, वेन्यू डाल दिया। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, कि आप डे को मेंशन करें, आप डेट को मेंशन करें, आप टाइम को मेंशन करें, आप वेन्यू को मेंशन करें, राइट। अब यहाँ पे क्या मेंशन था, यहाँ पे था कि जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने हामी जताई है कि वो भी आएंगे। सो यहाँ पे लिख दिया कि ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर हैज वेरी काइंडली कंसेंटेड टू बी द चीफ गेस्ट, ठीक है, कि भाई चीफ गेस्ट आ रहे हैं, कौन, एजुकेशन मिनिस्टर। अब नीचे लास्ट में वही RSVP, यहाँ पे डाल दिया एडमिन ऑफिसर, और फिर यहाँ पे नीचे डाल दिया फोन नंबर। सिंपल सी बात है, क्योंकि ऑलरेडी हम बता चुके हैं ना स्कूल का है, तो नीचे हमने खाली फोन नंबर डाल दिया। अब ये स्पेशल इंस्ट्रक्शंस आप देना चाहो तो दे सकते हो, वरना मत दो कि दिस कार्ड एडमिट्स ओनली 2, यू आर रिक्वेस्टेड टू बी सीटेड बाय 4:30 PM, कि ये हम आपको कार्ड भेज रहे हैं इनविटेशन, इससे केवल 2 ही लोग आ सकते हैं, 4:30 बजे तक बैठ जाना। अगर ऐसा कुछ लिख देते हो तो अच्छी बात है, नहीं उस टाइम पे दिमाग में आता है तो कोई बात नहीं। क्लियर है बेटा? तनीषा, मैं ऑलरेडी क्लास 12th का एक मैराथन ले चुकी हूं, आप चैनल पर देखो, मैंने 5 सितंबर को ही मैराथन ले लिया था, क्योंकि मुझे पता था बच्चों का पेपर आने वाले हैं। तो प्लीज आप उस मैराथन को देखो, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से आप लोग इसको लिख सकते हो। अब आते हैं हम लोग इसके रिप्लाई, इसके फीचर्स पे।
कि आप जब इसको लिखो तो आपको कौन कौन सी चीजें दिमाग में रखनी है। तो हमेशा याद रखना आपको थर्ड पर्सन में लिखना है, फर्स्ट और सेकंड पर्सन में नहीं लिखना। फॉर एग्जाम्पल यहां पे आप देख सकते हो क्या लिखा था, मिस्टर एंड मिसेज मदन शर्मा सॉलिसिट योर ग्रेशियस प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द मैरिज ऑफ देयर ग्रैंड डॉटर, है ना। तो ये थर्ड पर्सन है। ऑफ माई ग्रैंड डॉटर नहीं लिखोगे, ऑफ हिज ग्रैंड डॉटर नहीं लिखोगे, ऑफ देयर, थर्ड पर्सन में आपको लिखना है ये कार्ड वाले इन्विटेशन को, फर्स्ट और सेकंड पर्सन में नहीं लिखना। वैसे तो देखो आप लोग सेम ही स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हो, केवल क्वेश्चन के हिसाब से जो इवेंट वगैरह है वो डिटेल्स बदल देना, ठीक है। तो इतना आपको मच भी नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट, जिसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है तो गलती से भी पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल मत करना। हमेशा ये पोलाइट रहना चाहिए। एक सिंगल सेंटेंस में ही लिखा जाता है तो बार बार फुल स्टॉप वगैरह का इस्तेमाल मत करना। डेट हमेशा लेटर्स में लिखना, जैसे मैंने बताया शॉर्ट फॉर्म में कभी भी आप लोग मेंशन मत करना, ठीक है जी, समझ में आया। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब यहाँ पे 50 वर्ड में ही लिखना है, हमेशा बॉक्स में लिखना है। जैसे मैंने बताया आपको कि व्हाट यानी कि ओकेजन क्या है ये पता होना चाहिए, डेट और टाइम वेन्यू ये हमें पता होना चाहिए, कौन होस्ट कर रहा है ये पता होना चाहिए, किसे इनवाइट कर रहे हैं ये पता होना चाहिए, जैसे कि अभी मैंने आपको पहले दिखाया। तो इन सारी चीजों का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है, ठीक है। कमिंग टू योर इन्विटेशन रिप्लाईज, यानी कि अगर आप अभी हम लेटर वाले पर भी आएंगे बट उससे पहले आप कार्ड वाले का कैसे रिप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर देखो फॉर्मल रिप्लाई बहुत ही छोटा होता है। रिप्लाई मतलब भाई नहीं तो आप हामी दे रहे हो नहीं तो आप मना कर रहे हो, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताओ, अगर आपके दोस्त के यहाँ बर्थडे पार्टी है और आप नहीं जा पा रहे तो आप क्या बोलोगे उसे, जल्दी बताओ। अगर तुम्हारे दोस्त के यहाँ पर बर्थडे पार्टी है, तुम लोग नहीं जा पा रहे हो, तुम लोग उसको क्या बोलोगे, क्या बोलोगे तुम लोग उसको, भाई नहीं आ सकता, राइट, कि भाई नहीं आ पाएंगे हम। बट ये चीज आप फॉर्मली नहीं बोल सकते। फॉर्मली में आपको पहले थैंक भी तो करना पड़ेगा कि किसी ने आपको अपना टाइम निकालकर इनवाइट किया, है ना, वरना करता कौन है आज की डेट में इनवाइट। कि एक तो तुम्हारे पास इनविटेशन आया, तुम पहले भाई उसको थैंक यू बोलो, ठीक है, उसको शुक्रिया अदा करो एंड फिर प्यार से मना करो या प्यार से हाँ करो। देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग हाँ जी, यही चीज है कि हमेशा हमें पोलाइट रहना है, हमेशा फॉर्मल टोन में बात करनी है, अननेसेसरी डिटेल्स नहीं डालनी है, ठीक है। और आपको बहुत ही ज्यादा छोटा लिखना है, बहुत ही छोटा लिखना है। अब सबसे पहले फॉर्मल रिप्लाई करते हुए आपको एक्नॉलेज करना है इनविटेशन को। अभी मैं दिखाऊंगी कैसे लिखना है। तो आपको एक्नॉलेज करना है कि हाँ भाई हमें मिल गया और हम आपको थैंक यू बोलते हैं। हमेशा थर्ड पर्सन में थैंक यू बोलना है, अभी दिखाऊंगी कि कैसे, ठीक है। अब आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो वो बताओगे, डिनाई कर रहे हो तो वो बताओगे, अगर आप मना कर रहे हो तो रीजन भी बताओगे कि आपके मना करने का रीजन क्या है। ब्रीफ रहना है, बहुत ही छोटे में आपको लिखना है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं कि एक फॉर्मल रिप्लाई लिखिए, एक्सेप्टिंग एन इन्विटेशन टू बी प्रेजेंट ऑन द ओकेजन ऑफ वेडिंग। आपको एक्सेप्ट करते हुए एक रिप्लाई लिखना है कि आप किसकी शादी में जा रहे हैं, अंकुश की शादी में, जो कि लड़का है मिस्टर एंड मिसेस शंकर का। कहाँ रहता है, 24 ग्रीन पार्क रोड कानपुर पे रहता है। आप क्या हैं, आप विक्रम गौर हैं ऑफ राजा की मंडी आगरा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेप्ट करना है। तो अब आप हमेशा क्या करोगे, थर्ड पर्सन में लिखोगे। तो सबसे पहले आप शुरू करोगे अपने नाम से कि मिस्टर एंड मिसेस विक्रम गौर थैंक किसको, जिन्होंने भेजा है। किसने भेजा है, मिस्टर एंड मिसेस शंकर। क्यों, वाई, रीजन क्या है, क्यों भेजा है, फॉर इनवाइटिंग देम ऑन द ओकेजन ऑफ द वेडिंग ऑफ देयर सन अंकुश। उसके बाद एड्रेस एट 24 ग्रीन पार्क रोड कानपुर। कब बुलाया है, डेट डालेंगे, भाई इस डेट को बुलाया है। एंड उसके बाद क्योंकि आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो आप ये सेम लाइन लिख सकते हो, एश्योर देम दैट दे विल बी प्रेजेंट ऑन द ओकेजन टू विश द न्यूली वेड्स अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। अगर शादी के लिए आते तो आप सेम लाइन का इस्तेमाल कर सकते हो। मिस्टर एंड मिसेस गौर विल रीच कानपुर बाय आगरा मेल विच लीव्स आगरा एट 8 AM, ठीक है। अब लास्ट में आपको यहां पर नीचे क्या कर देना है, इस चीज को नीचे लिखना है विक्रम गौर, ठीक है, और डेट। तो इस तरीके से बहुत ही छोटे में आपको अपना फॉर्मल रिप्लाई जो है वो डालना है। एक और देख लो, यू आर मिस्टर अजय गुप्ता ऑफ 7 पार्क एवेन्यू, ठीक है। अब आपको मना करना है, रिफ्यूजल, मना करना है
कि आप एक हाउस वार्मिंग पार्टी को अटेंड नहीं कर सकते। आपका कलीग है, वो एक हाउस वार्मिंग पार्टी दे रहा है, आप अटेंड नहीं कर सकते, आपको मना करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर डेट डाल दें, ठीक है। उसके बाद अपना जो भी आपका एड्रेस है वो डाल दें रिफ्यूजल में, और फिर आप लिख दें मिसेज एंड मिस्टर अजय गुप्ता, थैंक मिसेज एंड मिस्टर सतीश शर्मा फॉर देयर काइंड इन्विटेशन ऑन द हाउस वार्मिंग पार्टी। अब कब है, डेट तो बतानी पड़ेगी, कहां पर है, कितने बजे है, 11 AM है, बट रिग्रेट देयर इनेबिलिटी टू एक्सेप्ट द सेम। अब यहाँ पे रीजन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी को मना कर रहे हैं तो रीजन देंगे ड्यू टू अर्जेंट एंड अनअवॉइडेबल असाइनमेंट अब्रॉड, कि अब्रॉड जाना पड़ रहा है उनको अर्जेंटली, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है, ओके, इज इट क्लियर। अब एक होता है लेटर वाला, ठीक है, एक होता है लेटर वाला इनविटेशन, कि भाई आप लेटर के फॉर्म में इनविटेशन को लिखिए। तो ये बिल्कुल जैसे आपने फॉर्मल लेटर्स कर रखे हैं ना, बिल्कुल उसी प्रकार आपको ये करना होता है। जैसे आपने फॉर्मल लेटर्स करे हैं वैसे ही आपको फॉर्मल इनविटेशन भी करना होता है। तो सबसे पहले आप लोग डालते हैं सेंडर का एड्रेस, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे डाला हुआ है कमला नेहरू स्कूल कंटोनमेंट बैंगलोर। उसके बाद एक लाइन छोड़ के आप डालते हैं डेट, फिर आप डालते हैं रिसीवर का एड्रेस। अब यहाँ पे हम लोग जब एडिटर को लेटर लिखते हैं, राइट, हमने 10th में भी लिखा, तो हम सबसे पहले क्या डालते हैं, दी एडिटर। मैनेजर को लिख रहे हैं तो द मैनेजर, प्रिंसिपल को तो द प्रिंसिपल। तो वैसे ही यहाँ पर भी जिसको लिख रहे हो, जैसे यहाँ पर मिस्टर केजी सिंह को लिख रहे हो तो मिस्टर केजी सिंह कौन है भाई, वो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफ पुलिस, फिर उसका एड्रेस पुलिस लाइन बैंगलोर। तो ऐसे करके रिसीवर का एड्रेस डाला। उसके बाद आप सब्जेक्ट डालेंगे इनविटेशन एनुअल डे फंक्शन करके, जो भी आपका क्वेश्चन है। उसके बाद सर लिखकर आप बहुत ही छोटा इनविटेशन आपको लिखना है। आप ये सेम लिख सकते हो, आप ये सेम लिख लो, आप ये सेम रट लो कि इट गिव्स अस इमेंस प्लेजर टू इन्फॉर्म यू दैट वी आर। अब यहां पर जो भी इवेंट होगा ना वो अपना लिख देना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बाकी आप पूरा सेम लिख दो, ठीक है। जैसे यहाँ पर इवेंट है स्कूल का एनुअल डे, तो लिख दिया स्कूल एनुअल डे on 29th October 2017 and 5:30 PM in the activity hall of the school। तो यहाँ पे जस्ट इसके बाद आपका डेट, आपका टाइम, आपका वेन्यू, ये 3 चीजें आपको डाल देनी है। अब ये बिल्कुल सेम लिख सकते हो कि वी शैल कंसीडर इट अ ग्रेट ऑनर if you could grace the occasion and preside over the function as the chief guest and give away the prizes। लास्ट में yours faithfully अपोस्ट्रोफी नहीं लगाना और नीचे प्रिंसिपल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लेटर वाला इनविटेशन लिखना है। कुछ भी नया याद नहीं करना, जो हमें ऑलरेडी याद है वही चीजें हमें लिखनी है। ये सेम लाइंस आप लोग यूज कर सकते हो, यू जस्ट नीड टू चेंज द इवेंट एंड डेट्स। अगर इतना क्लियर है तो मुझे यस मैम बोल दो फटाफट से, ठीक है, क्योंकि फिर हम चल रहे हैं इनफॉर्मल इनविटेशन पे। क्या फॉर्मल इनविटेशन सबको क्लियर है? कैन आई गेट अ यस मैम इन द कमेंट सेक्शन? क्या फॉर्मल इनविटेशन सबको क्लियर है, कार्ड वाला, लेटर वाला? मुझे पर्सनली पता नहीं क्यों लेटर वाला ज्यादा आसान लगता है, पर आसान तो कार्ड वाला भी है। अगर आप 4-5 एग्जाम्पल्स रीड कर लोगे तो आपको आइडिया वहां से भी मिल जाएगा, और अगर आपके पास ये बुक है तो इसमें से भी आप लोग देख सकते हो, यहां से भी आपको आइडिया मिल जाएगा। क्लियर है इतना? ठीक है, यहां पर भी दे रखे हैं फॉर्मल, इनफॉर्मल, एक्सेप्टेंस, डिक्लाइन, तो यहां से भी तुम लोग देख सकते हो। अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो पढ़िए ना बेटा, मैराथन ले रखा है, जाकर देखिए। ठीक है, चलिए। अब इनफॉर्मल में क्या होता है, आप फर्स्ट पर्सन यूज करते हैं, जैसे कि आई, वी, यू, और आप ही, शी और दे को अवॉइड करते हो। फॉर्मल में क्या था, हम लोग थर्ड पर्सन में लिख रहे थे, अगर आपको याद हो तो, राइट। फॉर्मल में हम लोग थर्ड पर्सन में लिख रहे हैं, बट यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इनफॉर्मल में फर्स्ट पर्सन में लिखो, आई, वी या यू में, ठीक है, फर्स्ट या सेकंड में। आपको ही, शी या दे में नहीं लिखना है इनफॉर्मल, दिमाग में डाल लो, ठीक है। अब यहाँ पे इनफॉर्मल इनविटेशन ना लेटर टाइप के ही होते हैं, ये लेटर में ही किए जाते हैं,
बट इसमें हम लोग सब्जेक्ट और रिसीवर का एड्रेस नहीं लिखते, ठीक है। तो जैसे अभी हमने फॉर्मल में क्या करा, सब्जेक्ट भी था, रिसीवर का एड्रेस भी था, यहां पर नहीं लिखना आपको ये दोनों चीजें, ठीक है जी। अब यहां पर हम लोग अननेसेसरी डिटेल्स नहीं डालेंगे, आपको डियर करके शुरू करना है और वर्ड लिमिट 50 ही रहने वाली है। कैसे लिखना है चलिए आइए मैं बता देती हूँ आपको कैसे लिख सकते हैं आप। तो सबसे पहले लिखा है मिस्टर एंड मिसेस जी जोसेफ of 27 the apple tree orchard Kottayam have decided to have a party on the occasion of 21st birthday of their son Vineet. Write the invitation giving details of date, time and venue. Do not exceed 50 words. कैसे लिखेंगे? सबसे पहले सेंडर का एड्रेस आ गया, यहाँ पर दे रखा है ऊपर ऑलरेडी 27 एप्पल ट्री कॉटयम करके। उसके बाद लाइन छोड़ के डेट आ गया। उसके बाद आपको ना तो रिसीवर एड्रेस लिखना है ना सब्जेक्ट लिखना है, आप डायरेक्ट डियर करिए कि भाई डियर नॉमी, ठीक है। अब यहाँ पर ओकेजन सब आप बता दोगे, ये सेम टेम्पलेट आप यूज कर सकते हो इनफॉर्मल के लिए कि वी हैव मच प्लेजर इन इनवाइटिंग यू। क्या है ओकेजन? टू द 21st बर्थडे पार्टी विच वी आर गिविंग फॉर आवर सन। तो ओकेजन बताया, उसके बाद टाइम, डेट और वेन्यू बता दो कि भाई टाइम है 6:30 PM, डेट है 14 अक्टूबर और वेन्यू है हमारा घर, हमारा रेजिडेंस। वी होप दैट यू विल बी एबल टू कम। ये एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड कर दो, नीचे लिख दो योर सिंसियरली और लास्ट में जो भी सेंडर है, कौन है सेंडर? मिस्टर एंड मिसेस जी जोसेफ। तो बस इनफॉर्मल इन्विटेशन बहुत ही आसान है, यही स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है, दैट्स इट। समझ में आया? एक और देख लो, लिखा है यू आर अनुजा गोयल ऑफ 23 योजना विहार दिल्ली। आपको इनविटेशन लिखना है अपने फ्रेंड्स को फॉर द पार्टी जो आप दे रहे हो, क्योंकि आपका DTU बीटेक में सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने सेंडर एड्रेस डाल दिया जो क्वेश्चन में गिवन है, डेट डाल दिया। अब आपको रिसीवर एड्रेस या सब्जेक्ट नहीं डालना है, आप लोग डायरेक्टली लिखिए माय डियर राहुल, ठीक है। माय डियर के बाद नाम भी लिखना है, नाम लिखना जरूरी है, नेम इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। माय डियर राहुल। अब यहां पर सेम आप लोग टेम्पलेट यूज कर सकते हो। आई हैव इमेंस प्लेजर in inviting you to the post selection party after my admission in DTU. ओकेजन बता दो सबसे पहले, फिर उसके बाद request you to visit my residence, venue बता दिया, at 7:30 PM टाइम बता दिया और डेट बता दिया, तो DTV दे दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट में आप ये वाली लाइन भी ऐड कर सकते हो जो मैंने यहां बताई थी कि we hope that you will be able to come या I hope that you will be able to come, yours truly अनुज। तो बस इतना सा आपको इनफॉर्मल इनविटेशन में लिखना है, ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अब अगर आप इनफॉर्मल रिप्लाई कर रहे हो तो आपको क्या करना है? तो आपको अगेन फर्स्ट पर्सन में एक्नॉलेज करना है। फर्स्ट पर्सन मतलब मैं, आई करके एक्नॉलेज करोगे आप, ठीक है। जो सेंडर है जिसने भेजा, अगर मेरी दोस्त ने भेजा तो उसके लिए ही या शी का इस्तेमाल करना है। अब एक्सेप्टेंस या रिग्रेट मेंशन करोगे, अगर मना कर रहे हो तो अपना रीजन भी बताओगे। नाउ फॉर एग्जाम्पल यहां पर लिख रखा है कि डॉक्टर गीता साहनी, इनको इनवाइट किया गया था इंटर स्कूल डिक्लेमेशन कंपटीशन में जो कि 5 अक्टूबर को होने वाला था 10 बजे बाय नेहा रावत, जो कि प्रेसिडेंट है किसकी? इंग्लिश लिटरेरी एंड डिबेटिंग सोसाइटी की, ठीक है, ऑफ गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अब यहाँ पे एड्रेस भी दिया है। अब गीता साहनी के बिहाफ पे आप यहाँ पर एक्सेप्टिंग इन्विटेशन को एक्सेप्ट करते हुए आप लेटर लिखिए। तो सबसे पहले आपने सेंडर का एड्रेस डाल दिया, ठीक है, कि भाई डॉक्टर गीता साहनी, एड्रेस यहाँ पर इनका दे ही रखा था हमारे पास, ठीक है। अगर नहीं दे रखा तो आप खुद से भी लिख सकते हो बना के कि 75 सेक्टर 11A चंडीगढ़। उसके बाद डेट डाला और सैल्यूटेशन सीधा शुरू किया, डियर मिस रावत। सबसे पहले एक्नॉलेज मतलब आप उसे थैंक यू करो कि मेनी थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी टू प्रिसाइड ओवर। क्यों कर रहे हो आप? यहाँ पे ही क्वेश्चन से ही बता सकते हो क्या ओकेजन था, टू प्रिसाइड ओवर द इंटर स्कूल डिक्लेमेशन कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो ये सब बता दिया। कब हो रहा है? 5 अक्टूबर को 10 बजे। अब यहां से ये सेम लाइन आप लिख सकते हो एक्सेप्ट करते हुए कि आई शेल बी डिलाइटेड टू अटेंड द फंक्शन एंड स्पेंड टाइम लिसनिंग टू द व्यूज ऑफ स्टूडेंट। अब फॉलो अप ले लो अगर कोई लेना है तो, कि इट विल बी काइंड इफ आई एम प्रोवाइडेड विद ट्रांसपोर्ट। ये आप अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना कोई बात नहीं। लास्ट में योर्स ट्रूली डॉक्टर गीता साहनी। समझ में आया? कुछ डिफिकल्ट नहीं है इनफॉर्मल इन्विटेशन,
तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। ये एक और एग्जाम्पल है जिसे आप पॉज करके पढ़ सकते हो। ये सेम टेम्पलेट्स को आप लोग यूज कर सकते हो हर क्वेश्चन में, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाकर उसमें डेट टाइम वगैरह अपना करना है सही, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप डिक्लाइन कर रहे हो, अब यहाँ पर क्या लिखा है कि मिस्टर एंड मिसेस जी जोसेफ, फिर से वही है कि उन्होंने अपनी नेबर प्रियंका को पार्टी पर इनवाइट करा, अपने बर्थडे, जो अभी पीछे क्वेश्चन था विनीत का बर्थडे है उनके बेटे का, तो पार्टी पे इनवाइट करा, बट वो जा नहीं पाएगी, तो प्रियंका की तरफ से हमें इन्विटेशन लिखना है कि भाई मैं नहीं आ सकती। तो सबसे पहले सेंडर एड्रेस, प्रियंका का एड्रेस लिख दो आप लोग, ठीक है। उसके बाद डेट, फिर डियर मिस्टर जॉर्ज जोसेफ, थैंक यू, सबसे पहले थैंक यू बोलना जरूरी है, एक्नॉलेज करना कि थैंक यू फॉर योर काइंड इन्विटेशन, आई एम सॉरी टू से, तो सॉरी टू से हमें पता चल गया कि रिफ्यूज किया जा रहा है, मना किया जा रहा है, ठीक है। आई एम सॉरी टू से हाउएवर दैट आई शैल नॉट बी एबल टू कम टू द पार्टी। अब यहाँ पे रीजन बताओ, रीजन इंपॉर्टेंट है, एज आई शैल बी आउट ऑफ स्टेशन, कि मैं उस वीक आउट ऑफ स्टेशन हूं। अब आई विश विनीत ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, विद वार्म रिगार्ड्स योर सिंसियरली प्रियंका। क्लियर एवरीवन? मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट आपको होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक्सेप्ट या रिफ्यूज कर सकते हो इनफॉर्मल इनविटेशन को या फॉर्मल को। चलो, अब अगर ये क्लियर है तो बस 10 और मिनट मुझे अपने दे दो। रिपोर्ट और आर्टिकल का फॉर्मेट मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। अगेन आपको रिपोर्ट और आर्टिकल के जो एग्जाम्पल्स है वो मेरी बुक में मिलेंगे, उसको रोजाना रीड करो ताकि आप लोग बेटर तरीके से रिपोर्ट और जो आर्टिकल है उसको समझ पाओ, ठीक है। चलिए, तो कोई भी राइटिंग सेक्शन जो आप कर रहे हो, ठीक है, उसको करने के लिए कुछ टिप्स को ध्यान में रखो। जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास नहीं तो बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, नहीं तो बहुत ही कम पॉइंट होते हैं किसी भी चीज को लिखने के लिए, और ये दिक्कत आपको रिपोर्ट और आर्टिकल में आएगी अगर आप लोग एग्जाम्पल नहीं पढ़ते। तो आप लोग एक चीज का इस्तेमाल कर सकते हो कि ऐसे एक रफ सी साइड बनाकर ना जितने भी पॉइंट दिमाग में आ रहे हैं उन सबको पहले ही लिख लो शॉर्ट में, ताकि आप लोग प्रायोरिटाइज कर पाओ कि मुझे ये वाला पॉइंट पहले लिखना है, ये मुझे सेकंड नंबर पे लिखना है, ये थर्ड पे लिखना है, और फिर अच्छे से लिख पाओ, ठीक है। वरना आप कोई भूल जाते हो, फिर बीच में डालते हो, उससे बहुत ही क्लमजी होता है। तो ये वाली चीज आप लोग ट्राई कर सकते हो, बिकॉज प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीक्वेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। चलो, तो अब रिपोर्ट राइटिंग पे आते हैं। रिपोर्ट जनरली 2 टाइप की होती है, एक मैगजीन रिपोर्ट, एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट। और रिपोर्ट क्या होता है? रिपोर्ट होता है कोई चीज हो गई है और आप उसको बता रहे हो। पुलिस में जाते हैं ना लोग रिपोर्ट कराने, यस और नो, तो वो क्या करते हैं भाई, जो चीज हो गई है वही तो बताते हैं कि मैं ऐसे जा रहा था, वो हो रहा था, पास्ट में सारी चीज। तो वही है रिपोर्ट राइटिंग, मतलब कुछ आपने देखा हुआ उसे अब आप बता रहे हो, ठीक है। ऑल राइट, अब मैगजीन रिपोर्ट और न्यूज़पेपर रिपोर्ट दोनों का फॉर्मेट देख लो। मैगजीन रिपोर्ट में सबसे पहले हेडिंग आएगा, फिर आएगा बायलाइन। बायलाइन होती है नेम ऑफ द पर्सन। ये जनरली आपके क्वेश्चन पेपर में गिवन होता है, आपको अपनी पर्सनल डिटेल नहीं डालनी। तो हेडिंग डाला, अपना नाम डाला, अभी हम देखेंगे, और अपना लिखना शुरू करा जो भी हुआ। अच्छा, एक और बात, मान लो अगर मैं आपको ये बोलूं, मैं ना कल उठी, जू में मैंने एलिफेंट देखा, पर मैं ना लेट हो रही थी, फिर मैं ना जू चली गई, फिर मैं जू से वापस आई, पर मैंने खाना नहीं खाया, तो आप बोलोगे ये मैम क्या बोल रही है, ये तो अजीब सी बात है। क्यों? क्योंकि इसमें सीक्वेंस नहीं है। ऐसे ही आपकी रिपोर्ट में एक सीक्वेंस होना चाहिए, मतलब हर छोटी से छोटी चीज, आप उठे, आपने ब्रश किया, आप लेट हो रहे थे, आप भागे, आपने बस पकड़ी, आप जू गए, आपने जू में टिकट ली, फिर आप अंदर गए, एक एक चीज बतानी है। ये नहीं है पहले बाद की बता दो फिर पीछे की आ रहे हो। तो इसलिए रिपोर्ट में आपको साइड में ही चीजों में लिख लेना है एंड फिर उसको पेन डाउन करना है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो ओपनिंग पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन दोगे, यानी कि किस बारे में रिपोर्ट है। 5W को इंक्लूड कर सकते हो, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, अलोंग विद हु, ठीक है, कि किस बारे में रिपोर्ट है। मान लो सिंगिंग कंपटीशन हुआ, तो व्हाट मतलब बता दोगे कि सिंगिंग कंपटीशन हुआ, ठीक है, कब हुआ, कहाँ हुआ, चीफ गेस्ट कौन था। तो ये जनरल इंफॉर्मेशन फर्स्ट पैराग्राफ में दोगे। फिर डिटेल में जो भी अपनी इमेजिनरी कहानी है वो डिटेल में बताओगे सेकंड पैराग्राफ में, पास्ट टेंस में, और फिर लास्ट में कंक्लूड कर दोगे,
ठीक है जी। तो बेसिकली अब आप बोलोगे मैम पर लिखना कैसे है, तो वो तभी आएगा जब आप जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स को रीड करोगे। और न्यूज़पेपर रिपोर्ट में भी सेम होता है, अभी मैं दिखाऊंगी भी आपको एग्जाम्पल। तो न्यूज़पेपर रिपोर्ट में क्या करना है, हेडलाइन डालोगे, ठीक है, यानी कि एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव टाइटल डालोगे जैसे न्यूज़पेपर में होता है ना, बिल्कुल वैसे। उसके बाद बाय लाइन अगेन नाम लिखोगे डेजिग्नेशन के साथ, क्वेश्चन में दिया होता है। और इसमें एक और चीज होती है प्लेस एंड डेट, जो कि मैगजीन रिपोर्ट में नहीं होती, बट न्यूज़पेपर अगर कभी पढ़ा है उसमें रिपोर्ट पढ़ते हो तो लिखा होता है ना प्लेस और डेट भी, कहाँ की न्यूज है, तो बिल्कुल वैसे ही आपको लिखना है। उसके बाद अगेन सेम ही फॉर्मेट है जो मैंने अभी आपको बताया। तो एक हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, उससे बेटर पता चलेगा। यू आर शुभ शुभी राइट अ रिपोर्ट ऑन एनुअल डे फंक्शन, ठीक है। तो अब हमें रिपोर्ट राइटिंग करनी है एनुअल डे फंक्शन पे। अब अपन क्या करेंगे, हमने हेडिंग डाली अ रिपोर्ट ऑन स्कूल एनुअल फंक्शन, ठीक है, मैगजीन रिपोर्ट है। यहां पे अपना नाम डाला, यहां पे अपन ने डेट डाल दिया। अब आगे आर स्कूल सेलिब्रेटेड, क्या सेलिब्रेट करा, फाउंडिंग डे, तो व्हाट, मतलब बेसिक इंफॉर्मेशन आप पहले दोगे, ठीक है। बाय ऑर्गेनाइजिंग अ ग्रैंड एनुअल फंक्शन इन द स्कूल एडिटोरियम, वेयर का जवाब मिल गया यहां से। ऑन December 30 व्हेन का जवाब मिल गया। मैंने बताया ना W's को फॉलो कर सकते हो। ऑल स्टूडेंट्स, कौन कौन था, हु का जवाब मिल गया। देयर पेरेंट्स, टीचर्स, स्टाफ, अदर रिस्पेक्टेड इन्विटीज अटेंडेड द फंक्शन। अब फिर आप अपनी डिटेल देना शुरू करो कि कैसे शुरू हुआ, याद करो स्कूल में कैसे होता है फंक्शन। द प्रोग्राम स्टार्टेड ऑन द अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ आगरा। कोई फंक्शन के ऊपर है तो चीफ गेस्ट डाल दो, ठीक है। कितने बजे शुरू हुआ, तो यहां से हमें व्हेन का जवाब मिल गया, ओ मतलब टाइम का जवाब मिल गया, कब शुरू हुआ। अब ये जो प्रोसीडिंग्स हैं ये आप बोलोगे एक वेलकमिंग स्पीच हुई। आपके स्कूल में भी कोई फंक्शन होता है तो स्पीच होती है ना वेलकम करने के लिए, तो भाई वो दी प्रिंसिपल ने, उसके बाद चेयरमैन ने दी स्पीच, उसके बाद एक सेकेंड, उसके बाद डांस हुआ, सॉन्ग हुआ, कल्चरल परफॉर्मेंस हुई, देन चीफ गेस्ट ने अपनी इंस्पायरिंग स्पीच दी, फाइनली स्कूल ने अपना बैंड जो है नेशनल एंथम वो प्ले करा, एंड फंक्शन जो है वो 1:30 PM पर खत्म हो गया। फिर स्वीट्स और रिफ्रेशमेंट बांटे गए टू ऑल दोज प्रेजेंट एंड द डे एंडेड ऑन अ हैप्पी नोट। तो मतलब इस तरीके से लिखना है, फॉर्मेट में कुछ है नहीं, सब आपकी इमेजिनेशन का खेल है, आप क्या लिख रहे हो, राइट। बट आपको लिखना क्या है ये कैसे पता चलेगा, जितने ज्यादा आप लोग एग्जाम्पल्स पढ़ोगे उतने ज्यादा आपको पता चलेगा, ठीक है, क्लियर। तो रिपोर्ट और आर्टिकल में कुछ भी नहीं है, सेम आर्टिकल में भी बच्चों ये है, कुछ भी नहीं है। अगर आप आर्टिकल देखोगे ना तो देयर इज नथिंग, ये देखो खाली हेडिंग लिखो, नाम लिखो, शुरू हो जाओ। तो बेसिकली जितने ज्यादा आप चीजें पढ़ोगे उतना आपको इसमें पता चलेगा। अब देखो आर्टिकल में मेनली पैराग्राफ 1 में क्या होता है, जैसे लेटर में होता है कि टॉपिक का इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है, टॉपिक का इंट्रोडक्शन दे दिया। अब इसमें ना आर्टिकल में कोट्स बहुत काम आते हैं, तो आप जितने ज्यादा आर्टिकल्स रीड करोगे आपके उतने कोट्स दिमाग में बैठेंगे और पेपर में यूज करके आओगे, और कोट्स के मानो ना मानो एक्स्ट्रा नंबर दे देती हैं टीचर्स, ठीक है। अब पैराग्राफ 2 और 3 चाहे आप एक ही पैराग्राफ लिख लो, मतलब फर्स्ट के बाद सेकंड वाला ही कर लो, या उसको 2 में बांट दो, तो आपके ऊपर है, आपको 2 पैराग्राफ का आर्टिकल लिखना है या 3 का, दैट्स कंप्लीटली अप टू यू। अब उसमें आपको डिटेल्स डालनी है कि अगर प्रॉब्लम है तो कितने टाइप की प्रॉब्लम है, अगर पॉल्यूशन पे आर्टिकल है तो कितने टाइप का पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन से क्या क्या खतरा है, ठीक है, और कितने लोगों को अफेक्ट कर रहा है, हम कैसे बचा सकते हैं। तो जितना भी उसके इन एंड अराउंड मटीरियल है वो आपको डालना है कि पॉल्यूशन का करंट सिनेरियो क्या है, ठीक है, और अगर हम ऐसा करेंगे, पेड़ काटेंगे तो बदले में कैसा होगा। तो ये सारी चीजें आपको बतानी है। जब लास्ट पैरा होगा कंक्लूजन वाला, उसमें आप थोड़े से सॉल्यूशन स्टेप्स बता सकते हो। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमने बचपन से सीखी हैं, जिसमें ज्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है अनलेस आप प्रैक्टिस खुद से ना करो, ठीक है। तो इसमें भी है, जैसे देखो कि ग्रो मोर ट्रीज टू रिड्यूस पॉल्यूशन, तो यही वाला क्वेश्चन आ गया है, इस पे आपको आर्टिकल लिखना है। तो सबसे पहले हम टॉपिक डालेंगे आर्टिकल में, टॉपिक डाल दिया भाई, मेन हेडिंग आपने डाल दी यहाँ पर, ग्रो मोर ट्रीज टू रिड्यूस पॉल्यूशन, नाम डाल दिया और एक कोट से शुरू कर दिया, क्योंकि जब भी आप कोट से शुरू करते हो
तब अच्छा होता है। ट्रीज आर पोम्स द अर्थ राइट अपॉन द स्काई, इसे याद कर लो। अब अगर ट्रीज या पॉल्यूशन पे आए तो लिख कर आ पाओगे, एज सिंपल एज दैट। और फिर अपना लिखना शुरू कर दो जितनी भी नॉलेज है। और नॉलेज कैसे आएगी? रीडिंग से ही आएगी, वरना ये क्या लिखना है ये कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि पेपर में क्या टॉपिक आई है किसको क्या पता, राइट? जब तक आप पढ़ोगे नहीं पता चलेगा। मेन फॉर्मेट याद रखने की चीज है नोटिस, लेटर, एडिटर वाला और जॉब एप्लीकेशन वाला। इज इट क्लियर एवरीवन? चलिए, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही करेंगे। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्लास में।